हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिजिक्स के इन मैराथन सेशंस में, इस निश्चित सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम फिजिक्स के 45 जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है जो नीट की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्त, उनको खत्म करने वाले हैं। कितने दिनों में? मात्र 7 दिनों में, जिसका आज है डे नंबर 3। और यकीन मानिए मेरा कि आज तीसरे दिन में, चाहे मुझे 2 घंटे लगे, 5 घंटे लगे या 10 घंटे लगे, मैं क्लास 11 पूरी निपटा के जाऊंगा। लगातार यहां खड़ा होकर पढ़ाऊंगा। अपन रोटेशनल मोशन तक के जितने भी टॉपिक है उनको पढ़ चुके हैं। अब 7-8 टॉपिक और बचे हैं, ग्रेविटेशन से लेकर वेव तक, एसएचएम वेव तक, तो उनको खत्म करेंगे। चाहे मुझे आज कितना भी समय लग जाए, मैं इस 3rd लेक्चर के अंदर आपकी जो 11th है पूरी, वो खत्म करवा कर ही जाऊंगा, ये बात निश्चित। जब मैंने एक शेड्यूल बताया था, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुन लो दोस्त। जब मैंने शेड्यूल बताया था तो मैंने ये बोला था कि अगर ये होली का समय है, होली का टाइम मैं मानता हूं कि 1 से लेकर 7 तारीख तक का, तो उससे पहले पहले मैं 4 लेक्चर लूंगा और उस 4 लेक्चर के अंदर मैं क्लास 11th जो है उसको आपको खत्म करवा दूंगा। और 3 लेक्चर यहां लूंगा और उन 3 लेक्चर के अंदर अंदर मैं 12th क्लास आपको खत्म करवा दूंगा, ये मैंने बोला था। पर हम गाइस थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं, या फिर मान लो कि मुझे कुछ समय पश्चात ये रियलाइज हुआ यार कि नीट के पेपर में देखो तो 12th का वेटेज जो है वो क्लास 11th से ज्यादा है, तो हमें टाइम भी 12th को जो है वो ज्यादा देना चाहिए। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम होली से पहले पहले 3 लेक्चर में तो पूरी 11th खत्म करेंगे और फिर 4 लेक्चर जो है उसमें पूरी 12th खत्म करेंगे। यानी कि 12th को थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी देंगे क्योंकि वेटेज भी ज्यादा है। तो हम गाइज यहां पर हमने 23 तारीख को पहला लेक्चर लिया था, 25 को दूसरा, और ये 27 तारीख को अपन तीसरा लेक्चर कर रहे हैं। अब यहां पर होली का गैप आ जाएगा 7 तारीख तक का। तब तक आपको इन 3 लेक्चर के अंदर 11th जो भी पढ़ाई है उस पूरी 11th को आप अच्छे से नोट से रिवाइज करना। मैं पहले नोट्स आपको नहीं देने वाला था, पर ये पीपीटी मैंने अब टेलीग्राम पे चैनल पर शेयर कर दिया, बहुत कमेंट आ रहे थे, तो ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं तो अभी भी यही रिकमेंड करूंगा, खुद से बनाइए नोट्स, ठीक है। उसके बाद 7 तारीख के बाद 8 तारीख को, 10 तारीख को, 12 तारीख को और 14 तारीख को, इन 4 दिन में अपन क्लास 12th जो है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, क्लास 12th को खत्म कर देंगे, ठीक है। और जब ये 7 सेशन हो जाएंगे और जिस जोश के साथ तुमने अभी पहला लेक्चर लिया और पढ़ रहे हो, उसी जोश के साथ अगर तुम लास्ट तक बने रहे तो एक 8th सेशन अपन करेंगे जिसके अंदर ओनली अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो इस साल नीट के एग्जाम में इन 45 टॉपिकों से आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को अपन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रेडिक्ट करूंगा मैं नीट का पेपर, ऐसा मान लीजिए आप, और एक टेस्ट की टाइप होगा और अपन लाइव सॉल्व करेंगे पूरा पेपर। तो ये अपना शेड्यूल था अपडेटेड, जो मैंने तुमको बता दिया। ये 3 लेक्चर मैं आपको होली से पहले खत्म करवा दूंगा, जैसा कि मेरा वादा था 11th को मैं होली से पहले खत्म करवा दूंगा, तो खत्म करेंगे। आज का जो एजेंडा है मित्र, वो क्या है? अपन सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे। टॉपिक के नाम, जो टर्मिनोलॉजी है, जो हेडिंग है, वो मैं इंग्लिश में लिख के लाता हूं। बाकी आपको समझाता भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में हूं। हकीकत बताए दोस्त, हमें इतनी अंग्रेजी नहीं आती कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश बोले, तो मैं इंग्लिश भाषा का प्रयोग करता हूं समझाने में। लिखा आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहता है, बट हेडिंग जो है वो एटलीस्ट हिंदी में याद रखने की कोशिश, सॉरी इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि नीट के पेपर में जब भी विवाद होगा कि हिंदी सही है या इंग्लिश, तो हमेशा इंग्लिश को सही मानते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो हिंदी वाले कोशिश करो कि कभी हमें सवाल समझ में नहीं आए तो हम इंग्लिश में भी समझ पाए, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में लेके चल रहा हूं। हिंदी वाले हिंदी में सवाल को पढ़े, डेफिनेशन को पढ़े, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े, समझा, मैं दोनों ही मीडियम में रहा हूं, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी ग्रेविटी का टॉपिक है, जिससे एक क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी एक छोटा सा टॉपिक है जिसको भी अपन देखेंगे, सैटेलाइट से वेलोसिटी क्या होती है उसको। उसके बाद सॉलिड वाला जो चैप्टर है उसको यंग मॉड्यूलस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेशर इन फ्लूइड, जो अपनी बर्नौली थ्योरम वगैरह है, उससे अपन इसको पढ़ेंगे, वे अपने फ्लूइड वाले चैप्टर को। और एसएचएम में टाइम पीरियड और एसएचएम में टोटल एनर्जी, इनको यहां पढ़ेंगे। सर थर्मोडाइनेमिक्स और वेव तो गायब है, तो देखो थर्मोडाइनेमिक्स इतना बड़ा यूनिट है, बट उससे क्वेश्चन 1 या 2 पूछे जा रहे हैं आजकल। थर्मोडाइनेमिक्स का पहले बहुत वेटेज था, बहुत कम हो गया है, तो मैं नहीं चाहता यार कि 1-2 क्वेश्चन के लिए अपन इतने बड़े यूनिट को खोले और छेड़े, ठीक है। बाकी ऐसा हुआ तो अपन एक काम करेंगे कि जो जो टॉपिक आपको लग रहा है कि सर ये टॉपिक भी लेना चाहिए, जैसे कि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर डायमेंशन निकालने पे तो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और केवल आपने तो परसेंटेज एरर पढ़ाया है। उसका कहना यह था परसेंटेज एरर से तो पूछा जाता है सर, बट ये डायमेंशन से और एक वर्नियर कैलिपर्स, इनसे भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ऐसा उस बच्चे का कहना था। मैं मानता हूं कि डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, बट डायमेंशन में पढ़ाने जैसा क्या है? जैसे कि मान लो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन पूछ ली, तुमको फॉर्मूला याद है, तुम 11-12 में पढ़े हुए हो, आराम से निकाल दोगे, तो इसके पीछे समय बर्बाद नहीं करना है। फिर भी कुछ कुछ टॉपिक जो आपको लगे
वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। अपना जो 8th लेक्चर होगा उस 8th लेक्चर में अपन टॉपिक को कवर करेंगे, जिसके अंदर मैंने डायमेंशन एक देख लिया, वर्नियर कैलिपर्स का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा। साथ में अब जैसे कि मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में आरएमएस निकालने वाली जितनी भी चीजें हैं वो, या फिर मैं केटीजी में जितनी भी फॉर्मूलाज आते हैं वो अलग अलग टाइप के, उन सबको करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर सभी प्रोसेसेस के लिए वर्क डन के फॉर्मूले और उनके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद वेव के अंदर भी एक ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप वाला जो कंसेप्ट है उससे अब तो सवाल नहीं आता, पर इसको भी अपन ट्राई करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो कोशिश करेंगे कि इन टॉपिकों को अपन 8वें लेक्चर में डिस्कस करें। बाकी आज का एजेंडा मैंने आपको बता दिया है, जिसमें अपना जो पहला टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, उसको अपन पढ़ेंगे। क्या होता है एस्केप वेलोसिटी समझिएगा। इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त, पलायन वेग। तो हिंदी में तो नाम से ही क्लियर है, क्या करना है अपन को, पलायन करना है। यानी कि अब किसी भी ग्रह पे खड़े, अभी मैं किस ग्रह पे खड़ा हूं सर, धरती माता पे, अर्थ पे खड़ा हूं। तो अर्थ से किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी बॉडी को एस्केप इस तरीके से करो। देखो अभी मैं इस पेन को छोड़ूंगा वापस नीचे आएगा, बट उसको इस तरीके से फेंको कि वापस दोबारा वो नीचे नहीं आए। मतलब पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है, पृथ्वी की जो बाउंड्री है ग्रेविटेशन की, उस बाउंड्री से उसको बाहर फेंकना, तो एस्केप वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब ऐसी वेलोसिटी जो बॉडी को या फिर किसी भी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से या फिर ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर कर दे। तो हम बात करें फॉर अर्थ, हम अर्थ के लिए पढ़ेंगे द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड सो दैट इट्स एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर चली जाए। हिंदी में भी यही डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बस समझाने के लिए। तो अब कैसे निकालेंगे सर, समझना, अब हम कैसे निकालेंगे वो वेलोसिटी। तो ये है अपनी अर्थ, मैं अर्थ के लिए बात कर रहा हूं, मैं आपको निकालना सिखा देता हूं, आप किसी भी ग्रह के लिए निकाल सकते हैं। इसकी रेडियस कितनी है, आर, इसकी रेडियस है आर। पहले कोई वस्तु जो है वो यहां पड़ी है, एम इसका मास है और पृथ्वी का मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। यहां से इसको क्या वेलोसिटी दे, मैं इसको वी एस्केप दूंगा। क्या वेलोसिटी देगी, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे क्या हो जाए, बाहर चली जाए। क्या वेलोसिटी देंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम वर्क एनर्जी पावर में क्या करते हैं, एनर्जी का कंजर्वेशन का जो फॉर्मूला या फिर कंसेप्ट है उसको यूज करते हैं। वही हम यहां भी यूज करेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या यूज करेंगे हम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, या फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ जो हैं उनका यूज करेंगे। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि टोटल एनर्जी इनिशियली इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। और टोटल एनर्जी के अंदर हम किस एनर्जी की बात करते हैं, दो एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की। इन दो एनर्जी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, अर्थ के लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान है। पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको इस मास के लिए निकालनी है तो इस मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू वस्तु का द्रव्यमान ओपन पृथ्वी के केंद्र से वो वस्तु कितनी दूरी पर है। तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। तो ऐसे अपन कैसे क्या निकाल लेते हैं, स्थैतिक ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, माइनस जी, जी क्या है, कांस्टेंट है, माइनस जी पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू बॉडी का द्रव्यमान ओपन पृथ्वी के केंद्र से या फिर किसी भी ग्रह की बात करें उसके केंद्र से उस वस्तु की दूरी। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। सर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, अरे मित्र काइनेटिक एनर्जी तो बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला है, क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। अब केवल एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर अपन जो एम यूज करेंगे वो एम किसका होगा, बॉडी का होगा, ना कि अर्थ या फिर ग्रह का होगा। बस इस बात को ध्यान रखना। और ई की जगह अपन कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे, क्या एस्केप वेलोसिटी यूज करेंगे। यस सर। तो क्या हमने सीखा कि हम यहां पर क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का नियम लगाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल से अपन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो हमने देखा सर यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, इससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं सर। अब देखना, अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई बॉडी अगर बाहर चली जाती है, किससे, ग्रह के फील्ड से, ग्रह के इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होती है, जीरो। यानी कि यू फाइनल और के फाइनल का मान तो अपने पास क्लियर है। यानी कि अगर दोनों का मैं इनिशियल निकाल दूं तो क्या अपना आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। तो पृथ्वी के लिए अगर मैं यू इनिशियल निकालूं तो कितना होगा, मतलब वो पृथ्वी के अभी कहां पर है, सतह पर है, इस तरीके से यहां पर पड़ी है ये बॉडी।
तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, आर हो गई सेंटर से। तो अब कैसे निकालेंगे, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओपन आर, ये क्या हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद मैं बात करूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा की, तो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, यस सर लिख सकते हो। क्या अब मैं इसको इक्वेशन में फिट कर दूं, कर दो सर। तो क्या मैं माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओपन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। आपको क्या निकालना है सर, अपन को ये जो वी है वो निकालना है कि इसके वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो मैं ऐसा लिख दूं जी एम एम ओपन आर इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर। मैं इसको यहां लेकर चला गया। अब क्या स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, यस सर। तो इसके वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 2gm ओपन आर हो जाएगा, यस सर। तो अगर मैं वी निकालना चाहूं, क्या ये रूट 2gm ओपन आर आ जाएगा, यस सर आ जाएगा। अब देखिए इसको ध्यान से, इसको देखिए ध्यान से। अब आपको ऐसा लगेगा, क्या लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि एक व्यक्ति मैं हूं, मेरा वजन है 70 किलो, एक कोई ये पेन है जिसका वजन 20-30 ग्राम होगा। अगर मुझे भी पृथ्वी से बाहर फेंकना है और इसको भी बाहर फेंकना है, तो आप मेरे को एक कमेंट में बताइए कि दोनों में से किसको वेलोसिटी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसको बाहर फेंकने के लिए वेलोसिटी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी या मुझे फेंकने के लिए बाहर देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली सर आपको, आपका वजन ज्यादा है। नहीं मित्र, नहीं गधे, समझने की कोशिश कर। एस्केप वेलोसिटी बॉडी का जो मास है, बॉडी का मास कितना था, स्मॉल एम, क्या उस पर डिपेंड करती है, उसके फॉर्मूले में कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो बॉडी के मास या फिर पार्टिकल के मास पर डिपेंड नहीं करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर। तो अब वापस अपन अपने उसके ऊपर चलते हैं। तो यहां पर ऐसा ही किया, माइनस जी एम एम ओपन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। आगे देखते हैं, आगे क्या किया, माइनस जी एम एम, इसको ऐसा सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया इन्होंने रूट, आंसर निकाल लिया इन्होंने रूट 2gm ओपन आर। अब यहां अपन एक और चीज जानते हैं, स्मॉल जी इक्वल्स टू क्या होता है, gm ओपन आर स्क्वायर। ये चीज अपन पढ़ते हैं ग्रेविटेशन में, अगर नहीं पढ़ी हो तो याद रख लेना, स्मॉल जी का फॉर्मूला ये है। तो एस्केप वेलोसिटी के अंदर अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूं, कैसे किया रिप्लेस सर, अपन ये जानते हैं कि gm ओपन आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, g होता है। अब यहां अपने पास gm ओपन आर है, तो gm ओपन आर को क्या मैं g इंटू स्मॉल आर लिख दूं, लिख दो सर। तो gm ओपन जो r है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, रिप्लेस कर दूंगा मैं किससे, gr से। तो रूट 2gr जो है वो अपना आंसर आ जाएगा। तो एक ये भी फॉर्मूला याद रखना है, रूट 2 स्मॉल gr, और एक दूसरा ये याद रखना है, एक में बड़ा जी वाला भी याद रखना है, एक छोटा जी वाले भी याद रखना है। और जब अर्थ के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, अर्थ की रेडियस जब हम लिखते हैं और उसका स्मॉल जी अपन लिखते हैं, तो अपने पास आंसर आ जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि आपको किसी भी व्यक्ति को जिसका द्रव्यमान कुछ भी हो, हमें नहीं पता, उसको अगर आपको अर्थ से बाहर फेंकना है तो इस वेलोसिटी से फेंकना होगा। ये किलोमीटर पर सेकंड है, ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर नहीं है। जो तो हम तो सर 40 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हैं, तो उस स्पीड से दौड़ाते रहे एक दिन पृथ्वी के बाहर चले जाएंगे। वो किलोमीटर पर हावर है, ये किलोमीटर पर सेकंड है। आपकी वो जो 40 किलोमीटर की गति है वो पर हावर गति है, यहां पर सेकंड, यानी कि सोचो किस वेलोसिटी से आपको फेंकना पड़ेगा। तो आपको बहुत ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, और स्पेस में जाने पे यही कंसेप्ट यूज होता है। अगर आपको पृथ्वी के फील्ड से बाहर निकलना है तो इतनी वेलोसिटी से आपको किसी को भी फेंकना होगा। आगे बढ़ते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डज नॉट मैटर। यानी कि ये आपकी अर्थ है, अभी यहां से आप फेंक रहे हो तो इस एंगल पे फेंको, इस एंगल पे फेंको, किसी भी एंगल पे फेंको, वो एस्केप वेलोसिटी जो है वो उस एंगल पर डिपेंड नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, इन टर्म ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की टर्म में कैसे निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू रूट जी एम अपन आर था, इस m को अपन क्या लिख दे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, नॉट इंपॉर्टेंट पर ध्यान रखना, ठीक है। मास को कुछ नहीं उसमें बदल दिया है। अब नया टॉपिक देखते हैं, क्या है। अब ये बोला है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट। अपन ने अब तक क्या पढ़ा, अब तक सर अपन ने पढ़ा कि ये कोई अपनी पृथ्वी है और इसकी सतह से अपन किसी बॉडी को किस वेग से फेंके, तो ये वेलोसिटी अपन ने निकाली 11.2 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। और इसके दो फॉर्मूले भी निकाले, पहला कौन सा निकाला, रूट 2gm ओपन आर, और दूसरा कौन सा निकाला, रूट 2gr। ये दो फॉर्मूले भी निकाले। बट अब मैं ये कह रहा हूं कि अब अपन को किसी हाइट से फेंकना है, अब अपन को इसको किसी हाइट h से फेंकना है। मैंने मान लिया वो हाइट अभी r के बराबर है, ठीक है, वो r के बराबर है। अभी यहां से फेंकना है, तो यहां से फेंकने के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, तो कुछ नहीं है। अपन को क्या एनर्जी कंजर्वेशन आता है, अपन खुद निकाल के देखेंगे, आता है सर। एनर्जी कंजर्वेशन में इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम ओपन
क्या 2r हो जाएगी, क्योंकि अब केंद्र से इसकी डिस्टेंस कितनी है 2r के बराबर। अगर ये कुछ और होता तो कुछ और हो जाती, प्लस हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू, फाइनल तो क्या होगा, सब जीरो होगा। तो अब मैं ऐसा लिख दूं माइनस जी एम एम ओपन 2r इक्वल्स टू हाफ एम वी ई स्क्वायर। तो m से m कट जाएगा, वी ई इक्वल्स टू, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, ये सॉरी ये प्लस हो जाएगा। अरे यार रबड़ का उपयोग कर लेता हूं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू रूट जी एम ओपन आर। पहले 2gm ओपन आर था, अब gm ओपन आर हो गया। तो क्या मामला क्लियर है, यहां देख लो, यहां भी वही निकाला है। ये थोड़ा सा ये करेक्शन कर दें, 2 हटा देना, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने फॉर्मूले और इतने डाटा आपको ध्यान रखने हैं। बाकी कहीं से भी पूछे, आप एनर्जी कंजर्वेशन लिखाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अपन को रट के नहीं जाना है, रूट 2gm बाय आर। अर्थ से पूछा तो अपन को सीधा याद है, कोई बात नहीं, बट अपन को निकालना भी आना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, द एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल, ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। दूसरा देखना, एज द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड ऑन द मास एंड द रेडियस ऑफ प्लेनेट from the surface of which the body is projected, the value of escape velocity is different for different planet। मतलब जो प्लेनेट है उसकी रेडियस और उसके जो मास है उस पर डिपेंड करती है एस्केप वेलोसिटी। हर प्लेनेट के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। क्या दोनों पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखना, ए प्लेनेट विल हैव एटमॉस्फेयर इफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल इज लेस देन द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द गिवन प्लेनेट। That is why moon has no atmosphere while Jupiter has a thick atmosphere. Even the lightest hydrogen cannot escape from the surface moon। अगर theoretical क्वेश्चन पूछना हुआ तो इस पॉइंट से पूछ सकते हैं, क्या है समझते हैं अपन। एक ग्रह का वातावरण होगा यदि उसके वायुमंडल अणुओं की मूल माध्य वर्ग गति उस ग्रह के पलायन वेग से कम हो। यानी कि अगर कोई अर्थ है या फिर कोई भी अपन मार्स मान लेते हैं, मून मान लेते हैं, तो वहां के जो अणु हैं, गैस के अणु हैं, लाइक ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, उनका जो VRMS है वो एस्केप वेलोसिटी से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो वो उड़ के एटमॉस्फेयर के या फिर ग्रेविटी फील्ड से बाहर चले जाएंगे। तो ग्रेविटी फील्ड से बाहर चले जाएंगे तो वहां कभी भी वायुमंडल या फिर पर्यावरण या फिर एटमॉस्फेयर पॉसिबल नहीं है। तो अपन ये बोलते हैं कि VE जो है, ठीक है, VRMS जो है वो V एस्केप से ज्यादा होता है। कहां पर ज्यादा होता है, मून पर। इसीलिए मून पर जो है वो एनवायरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, हमेशा कम होना चाहिए। For Earth to become a black hole, the escape speed must become equal or more than the speed of light। अब ये भी तुम ध्यान रखना, जिनको ये ब्लैक होल में इंटरेस्ट है वो देख लेना। बाकी तो यही है कि एस्केप वेलोसिटी जब लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी और ये होगी तब वो ब्लैक होल में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं असली अपन किसकी, सवालों की। और जब भी सवालों की बात करें हम किसको उठाएंगे दोस्त, PYQ राइज को उठाएंगे। PYQ राइज क्या है, ये हमारे द्वारा बनाई गई दोस्त एक बहुत ही यूनिक किताब है। बहुत समय हो गया प्रमोशन नहीं किया, प्रमोशन कर देते अपनी किताब का। दिन रात मेहनत करके बनाइए इस किताब को, समझे। क्योंकि हम जानते हैं कि नीट के अंदर 40 से ज्यादा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर जैसे होते हैं। तो वही आइडिया मैंने लगाया। मेरे टाइम पर ये सपना हुआ करता था कि मेरी ऐसी कोई बुक हो, वही आइडिया यहाँ लगाया। हमने क्या किया, पहले ओरिजिनल PYQ लिखा, फिर वो जिस कंसेप्ट से पूछा गया उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, फिर वो जिस टॉपिक से पूछा गया है उसके शॉर्ट नोट्स यहाँ दे दिए, ताकि यहाँ पर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक को बहुत अच्छा कर लो। फिर हमने अलग अलग लेवल के 5 रेप्लिका क्वेश्चन दे दिए, फॉर्मूला बेस्ड, नीट लेवल, जेईई मेंस लेवल, जेईई एडवांस लेवल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ताकि वो टॉपिक तुम्हारा पक्का हो जाए। तो हम यही तो कहते हैं तुमको कि अगर नीट में 40 से ज्यादा सवाल सही करना चाहते हो तो इस PYQ राइज का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। पर वो 40 से ज्यादा सवाल किसके सही होंगे, जिसने पूरी फिजिक्स पढ़ रखी है। बट अगर तुम बिल्कुल जीरो पर हो तभी तो तुम इन वीडियो को देखने आए हो। और अगर फिजिक्स में 100 से 120 नंबर पक्का करना चाहते हो तो मैं यही कहूंगा, ये लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उसको अच्छे से खत्म करो, नोट्स का अच्छे से रिवाइज करो। उसके बाद जो DPP दे रखी है उस DPP को बहुत अच्छे से करो। और उसके बाद ये जो PYQ राइज है उसके अंदर इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन कर लो। देखो हम एक PYQ और उसके 5 रेप्लिका क्वेश्चन जो है वो क्लास में करवा सकते हैं। सारे क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है, बट अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 साल में कम से कम 5 से 7 बार ये टॉपिक पूछा होगा, और अगर 5 से 7 बार पूछा है तो इसके 30 से 35 क्वेश्चन तुमको हमारी बुक PYQ राइज के अंदर रेप्लिका मिल जाएंगे। तो एक ही टॉपिक से बनने वाले अलग अलग प्रकार से 30 से 35 क्वेश्चन तुम कर लेते हो, तो आई होप कि आपका कोई क्वेश्चन नीट में गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी भी तुमको PYQ राइज का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन देखना, अभी तुम्हारा सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है अपना PYQ जो नीट के एग्जाम में पूछा गया है। पहले हम PYQ सॉल्व करेंगे, फिर उसके रेप्लिका क्वेश्चन करेंगे। क्या है, पृथ्वी के लिए प्रस्थान वेग v है,
एक ग्रह जिसकी द्रव्यमान पृथ्वी से 9 गुना है और त्रिज्या पृथ्वी से 16 गुना है, प्रस्थान वेग कितना होगा? बहुत सिंपल है सर, अपन ने अर्थ के लिए क्या पढ़ा? वी एस्केप इक्वल्स टू रूट जी एम ओपन रूट 2 जी एम ओपन आर, मतलब वी एस्केप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रूट एम ओपन रूट आर के। अभी क्या बोला कि मास जो है वो तो पृथ्वी से कितना गुना है? 9 गुना, और ये कितना गुना है? 16 गुना। जब रूट से इनको बाहर निकालेंगे तो क्या वी ई डैश जो है वो 3/4 टाइम ऑफ वी ई हो जाएगा। क्यों? देखो इतनी गणित तो आनी चाहिए गधो। ये मास जो है वो 9 गुना पर रूट में, तो बाहर आकर 3 गुना हो जाएगा। रेडियस 16 गुना है तो वो बाहर आकर 4 गुना हो जाएगी, तो 3/4 वी हो जाएगा। क्या 3/4 वी हो जाएगा? यस सर। तो आंसर क्या आ गया? तीसरा आंसर आ गया। ऐसा आसान चुन्नू मुन्नू सवाल नीट में पूछा गया है। अब अपन देखते हैं सर रेप्लिका क्वेश्चन। अब अपन क्या देखते हैं? रेप्लिका क्वेश्चन कि इससे और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखना, यदि पृथ्वी की त्रिज्या इतने किलोमीटर है, जी इतना है, तो पलायन वेग लगभग होगा। ये तो सीधा ही क्वेश्चन है। 11 पॉइंट, अब यही गलती करते हैं मैंने भी टिक कर दिया कि 11.2 मीटर पर सेकंड, नहीं सर, किलोमीटर पर सेकंड। तो लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन का यही टारगेट होता है कि आप सिली मिस्टेक ना करें। वो क्वेश्चन आपको इजी ही दिखेंगे, जैसा नीट में आते हैं वैसे इजी होंगे, बट उनका टारगेट क्या रहेगा लेवल 1 और 2 क्वेश्चन का, कि हम कुछ भी छोटा मोटा चेंज कर आपको सिली मिस्टेक से बचाए, क्योंकि सिली मिस्टेक अगर मैंने नहीं की होती तो आज किसी एम्स में होता। और तीसरे चौथे क्वेश्चन का रहता है कि कुछ नया क्या पूछा जा सकता है इसी टॉपिक से, वो हम करें। और पांचवा क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल एनसीईआरटी की लाइनें होती है। तो पहला सवाल तो बहुत आसान था। दूसरा देखना, एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी से 2 गुना है और औसत घनत्व भी 2 गुना है, इस ग्रह का पलायन वेग। देखो अब जैसा नीट में क्वेश्चन था वैसा ही आपको लेवल 2 देखने को मिलता है, बस चेंज क्या हुआ, वहां मास और रेडियस दे रखी थी, यहां हमने क्या बोला, त्रिज्या 2 गुना है और घनत्व 2 गुना है। क्या बोला? त्रिज्या आर डैश जो है वो 2 टाइम ऑफ आर है और घनत्व रो जो है वो 2 टाइम ऑफ रो डैश जो है वो 2 टाइम ऑफ रो है। ये बात अपन को पता है। अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना है, अपन ये जानते हैं कि VE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम ओपन रूट आर। अब इस m को अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन जानते हैं रो इक्वल्स टू क्या होता है? m ओपन v। तो मैं रो इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? m ओपन 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं, यानी कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, यानी कि मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये हो जाएगा? तो क्या मैं यहां पर ये लिख दूं VE इक्वल्स टू अंडर रूट रो 4/3 पाई आर क्यूब ओपन आर। तो आर से आर क्यूब कट जाएगा तो यहां आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अपने पास कुछ ऐसा आ जाएगा VE इक्वल्स टू अंडर रूट रो 4/3 पाई आर स्क्वायर। क्या ऐसा आ गया? यानी कि क्या अब मैं ऐसा लिख दूं, यहां पर थोड़ी सी जगह कम है, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। क्या मैं ऐसा लिख दूं V एस्केप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो इंटू आर स्क्वायर। क्या ऐसा लिख दूं? यस सर। अब रो को कितना गुना किया? 2 गुना। आर को कितना गुना किया? 2 गुना। स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यानी कि वी डैश वी जो है वो √8 टाइम हो जाएगा किसका? वी का। और √8 को अपन खोले तो क्या मैं इसको √8 को √2v लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो क्या आंसर सी हो जाएगा? यस सर। कैसे किया? मास को सबसे पहले अपन ने घनत्व के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया और फिर किया, ठीक है। तो आसान सा सवाल था, बस पूछने का तरीका अलग था। तो यही तो रेप्लिका क्वेश्चनों की खासियत है। ऐसा क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा होगा, क्या है समझना। इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज इतना, इट्स वैल्यू फॉर ए प्लेनेट दोज रेडियस इज डबल एंड मास इज 8 टाइम ऑफ अर्थ। वैसा ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को बताना, ठीक है। आंसर वैसे ए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को बताना। चौथा क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अर्थ विद स्पीड इतना, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एट द सरफेस इज। अब ये है लेवल 4 क्वेश्चन या फिर जेई एडवांस या जेई लेवल का जो क्वेश्चन आता है वो अब हमने आपके सामने पेश कर दिया है। इसको कैसे करेंगे? ऐसा सवाल जेई में पूछा गया है दोस्त, ये जेई का ही प्रीवियस ईयर है और वही हमने ऐड किया है। हम कोशिश करते हैं कि आपको नीट जेई के प्रीवियस ईयर करवा दे जो पूछे जा सकते हैं। पढ़ना सवाल, एक कण को पृथ्वी की सतह से v वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। सतह से अधिकतम ऊंचाई किस ऊंचाई तक पहुंचेगा? अब हमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन में मैं लिखता हूं -GM ओपन R प्लस हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू सतह से अधिकतम ऊंचाई किस ऊंचाई पर पहुंचेगा। तो देखना अब हम कैसे करेंगे इसको। देखना, एक बार तुम क्वेश्चन पढ़ो और तुम दिमाग लगा के बताओ कि फाइनल जो एनर्जी होगी क्या वो 0 होगी या नहीं। जो फाइनल एनर्जी अपनी है क्या वो फाइनल एनर्जी 0 होगी? नहीं, वो दिमाग लगाओ।
अपन अब तक एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो क्या करते थे, फाइनल जो एनर्जी थी उसको जीरो कर देते थे और इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे। बट क्या यहां जीरो होगी या नहीं, एक बार तुम दिमाग लगाओ। देखो इसमें एक ही बात है जो समझने की है, वो ये है कि यहां जो फाइनल एनर्जी है वो अपनी जीरो नहीं होगी। अगर फाइनल एनर्जी क्या है वो अपन को पता लग गई तो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर पाएंगे। क्यों जीरो नहीं होगी समझना। एक कण को पृथ्वी की सतह से v इक्वल्स टू, क्या बोला, v इक्वल्स टू k इंटू वीई। अब वीई क्या है, वीई तो है अपनी एस्केप वेलोसिटी से पहुंचाया। अब यहां बोला है k का मान जो है वो 1 से कम है, k का मान 1 से कम है, यानी कि जब 1 से कम मान वाले का वी से गुणा करेंगे तो क्या v का मान वी से कम होगा, यस सर। और v का मान वी से कम है, ये क्या दर्शाता है कि ये अभी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं गया है। क्या पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं गया है। v वो मिनिमम वेलोसिटी है जो इसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाती है, बट v जिससे हमने प्रक्षेप किया वो क्या है, v से कम है, यानी कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं गया। यानी कि ये क्वेश्चन तो कुछ ऐसा हो गया सर। तो रेप्लिका क्वेश्चन 4 की यही तो खासियत है कि कुछ नया सिखा के जाए आपको। ठीक है, यहां पर था ये पार्टिकल पहले, ठीक है, यहां से r डिस्टेंस पर था। अब क्या बोला कि इसको अपन ने v वेलोसिटी से फेंका और v क्या है, v से कम है, यानी कि अगर ये पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वो इससे बाहर नहीं गई है, यहां जाकर ही रुक गई। और रुक क्यों गई, क्योंकि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, जीरो हो जाएगी। क्योंकि भाई पृथ्वी के ऊपर अगर अपन किसी चीज को फेंक रहे हैं, मैं इस चीज को ऊपर फेंक रहा हूं तो ये ऊपर जाकर वापस नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि जिस पॉइंट तक ये गई वहां तक इसकी जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहां फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है क्या वो भी जीरो हो जाएगी, यस सर। अपन देखो u इनिशियल तो अपन अच्छे से जानते हैं, माइनस जी एम एम ओपन क्या है r। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी अपन अच्छे से जानते हैं, क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों अपन अच्छे से जानते हैं। अपन को फाइनल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, क्योंकि अगर ये पार्टिकल यहां जाकर वापस नीचे आ रहा है इसका मतलब ये है सर कि इस लास्ट पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अब ये पूछा है कि किस हाइट तक गया, तो उस हाइट को मैंने मान लिया h। और अगर अब मैं यहां पर क्या पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, माइनस जी एम एम ओपन क्या लिख सकता हूं, r प्लस एच। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, यस सर। तो क्या अपने पास चारों एनर्जी आ गई, क्या अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, क्या अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, यस सर बिल्कुल लगा सकते हो आप। और क्या पूछा है, सतह से वो अधिकतम ऊंचाई पूछी है और अपन को पूछा क्या, h। तो अब अपन को एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर इसको सॉल्व करना होगा। नीट में अगर मुश्किल क्वेश्चन पूछने का ट्राई किया तो वो रेप्लिका क्वेश्चन 4 जो है हमारा वैसा ही आपको पूछ सकते हैं, जो कि हार्ड है, टाइम टेकिंग है। इसमें सबसे पहले आपको कुछ नया सोचना होगा, वो सोचकर इसको सॉल्व करना होगा। तो मैं लिखता हूं माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओपन आर, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओपन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओपन आर प्लस एच। अब मुझे इस एच की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखना कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओपन आर प्लस हाफ एम वी की जगह में क्या लिख सकता हूं, के इंटू वी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जी एम एम ओपन आर प्लस एच। क्या ऐसा लिख सकता हूं, यस सर। इसको फिर सॉल्व करो, माइनस जी एम एम ओपन आर प्लस हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जी एम एम ओपन आर प्लस एच। ठीक है, नई पेज पे चल लेते हैं। यहां क्या लिखा था, माइनस जी एम एम ओपन आर, और अब मैं उसको भी इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा प्लस जी एम एम ओपन आर प्लस एच इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, माइनस जी एम एम ओपन आर, इसको मैंने ले लिया कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं लेना, अभी छोड़ो, अभी नहीं लेना है। मैंने इसको ऐसा ही लिख दिया कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओपन आर प्लस एच माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओपन आर, कुछ नहीं किया, इन दोनों को बदल दिया। ठीक है, इक्वल्स टू हाफ एम के स्क्वायर, वी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट 2gm बाय आर। तो मैं रूट से स्क्वायर तो कट जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2gm ओपन आर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यस सर लिख सकते हैं। अब मैं यहां से gmm को कॉमन ले रहा हूं, gmm को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां आ जाएगा 1 ओपन आर प्लस एच माइनस 1 ओपन आर इक्वल्स टू हाफ कैपिटल एम स्मॉल एम के स्क्वायर और 2 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 तो कट जाएगा, ओपन आर। क्या ऐसा आ जाएगा, और जी एक और है।
ठीक है, रुक जाओ मैं पूरे वापस लिख देता हूं। क्या होगा देखना, इस 2 से ये 2 तो कट जाएगा, ठीक है, और ये क्या लिख देंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम के स्क्वायर ओपन आर। क्या मैं ऐसा लिख दूं? यस सर। क्या जी एम एम से, क्या जी एम एम कट गया? यस सर कट गया, कट गया सर। तो वहां क्या बचा? 1 ओपन। अब मैं क्या करता हूं देखना, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। मैंने एलसीएम ले लिया, क्या? आर प्लस एच, मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। ऐसा ही करेंगे अपन, आर प्लस एच का एलसीएम ले ले, क्या ले सकते हैं? आर प्लस एच का एलसीएम ले सकते हैं, तो लेना ही पड़ेगा, अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एलसीएम कितना आ गया? आर प्लस एच, तो ऊपर आ गया 1 माइनस, नहीं ऐसा नहीं होगा। कैसे करेंगे उस इक्वेशन को सॉल्व? 1 अपन आर प्लस एच माइनस 1 अपन आर है। एक काम करते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, अपन को ऐसा करना है कि ये उल्टा हो जाए। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। अगर इस इक्वेशन को उल्टा करने के लिए सॉल्व करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा आर इंटू आर प्लस एच, क्या ये एलसीएम आ गया? और ऊपर आ जाएगा क्या? आर माइनस आर प्लस एच, ये आ गया अपना, ठीक है, इक्वल्स टू के स्क्वायर ओपन आर। इसको कैसे किया, इन दोनों का एलसीएम लेना था, तो आर इंटू आर प्लस एच मैंने एलसीएम ले लिया। फिर अपन जब इसको सॉल्व करेंगे, ये आर यहां चला जाएगा, आर प्लस यहां चला जाएगा। बेसिक गणित है, इतनी आनी चाहिए आपको। अब मैं इसको खोलता हूं, तो आर माइनस एच ओपन आर ब्रैकेट आर प्लस एच इक्वल्स टू के स्क्वायर ओपन आर। क्या आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा? यस सर। यहां प्लस आर से ये आर भी कैंसिल हो जाएगा? यस सर। तो माइनस एच ओपन आर प्लस एच इक्वल्स टू क्या आ गया? के स्क्वायर आ गया। तो अब मेरे को एच निकालना है, तो एच कैसे निकालूंगा? बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। माइनस एच ओपन आर प्लस एच इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो क्या करूंगा, माइनस एच इक्वल्स टू आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर, इसका यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब एच वाले को पूरा यहां ले आओ, तो एच के स्क्वायर माइनस एच इक्वल्स टू आर के स्क्वायर। क्या ऐसा हो गया? यस सर। एच मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा? के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू आर के स्क्वायर। क्या ये हो गया? यस सर। तो एच इक्वल्स टू कितना आ गया? आर के स्क्वायर ओपन के स्क्वायर माइनस 1। क्या ये एच आ गया? बस अब ऑप्शन मिल जाए। ऑप्शन कहां गया? आर के स्क्वायर ओपन 1 माइनस के स्क्वायर। क्या सी ऑप्शन आना चाहिए आंसर? क्या आंसर सी ऑप्शन आना चाहिए? यहां ए क्यों दे रखा है? एक बार वेरीफाई करके चेक कर ले। क्या यहां ए आंसर दे रखा है, जबकि अपना आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है? नहीं दोस्त, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं की है। आंसर सी है, यहां पर मिस प्रिंट हो गया है। आंसर सी है, आंसर क्या है? सी है। और आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्त, रेप्लिका क्वेश्चन 4 की ताकत यही है, पीवाईक्यू राइस की ताकत यही है। नीट में हार्ड क्वेश्चन पूछने का चाहा तो ऐसा आ सकता है। जब लेक्चर 1 मैंने अपलोड किया तो बहुत बच्चों के कमेंट थे कि सर हार्ड क्वेश्चन करवाओ, हार्ड करवाओ। तो मैंने सोचा कि मैं रेप्लिका 4 को स्किप करता था मेनली। मैंने सोचा अब करवा ही देता हूं यार, नहीं तो तुम रोओगे, ठीक है। तो ये देखो क्या किया, पहले वो मैक्सिमम हाइट निकाली, वहां वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, दोनों एनर्जी लिखा। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है। बाकी तो अपन क्वेश्चन तो वैसा ही है, कर सकता है। 5वां क्वेश्चन देख लो जो कि थ्योरेटिकल है। क्या है? व्हाई डज द मून हैज नो एटमॉस्फेयर? क्यों एटमॉस्फेयर नहीं है? बिकॉज इट्स टू कोल्ड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज द एस्केप वेलोसिटी इज लेस देन आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। यस, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। वहां पर जो आरएमएस वेलोसिटी है वो ज्यादा है किससे? वी एस्केप से। और ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखना, ये दूसरे पीवाईक्यू हैं जो तुम्हारा होमवर्क है, ये तुमको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। और यहां पर इनके दोनों के आंसर और वो ऑप्शन दे रखे हैं, और वो भी इसी के ऊपर है। अपन एक पीवाईक्यू और उसके 5 रेप्लिका सॉल्व करेंगे। बाकी कुछ पीवाईक्यू मैं यहां आपको होमवर्क में देता हूं, कुछ पीवाईक्यू आपको डीपीपी सीट में होमवर्क में देता हूं। बाकी और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप पीवाईक्यू राइस से कर सकते हैं। कई बच्चों का ये कमेंट आता है भैया कि अगर हम पीवाईक्यू राइस नहीं खरीद रहे हैं, पीवाईक्यू राइस नहीं खरीद रहे हैं, तो क्या बिना पीवाईक्यू राइस के 100 से 120 नंबर नहीं आ सकते? डिपेंड करता है तुम पर। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी बुक खरीदोगे तो ही नंबर आएंगे, तुम पे डिपेंड करता है। देखो अपन 7 से 8 क्वेश्चन जो रहते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन जो रहते हैं वो क्लास में करते हैं, प्लस 2-3 होमवर्क रहते हैं। यूं कर कर लगभग 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो अपन लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन मैं तुमको डीपीपी में दे देता हूं। तो एक टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चन तो ये हो ही गए, और ये पर्याप्त रहते हैं। बट अगर तुम चाहते हो कि इससे आने वाले क्वेश्चन में ये तुम्हारी 90% काम बना के चले जाएंगे, बट चाहते हो कि अपन 100% काम बना ले, तो वो तुम अगर पीवाईक्यू राइस में और ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, रेप्लिका और पीवाईक्यू, उनको सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। और मैं कहूंगा 100% काम कर कर ही जाना है, क्योंकि ऑलरेडी अपन सेलेक्टिव 45 टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं।
अगर अपन ऑलरेडी सेलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ के जा रहे हैं तो उसमें कोई कमी नहीं रहने देनी है। और कमी कब नहीं रहेगी, जब ये प्लस इसके साथ में तुम क्या कर लो, पीवाईक्यू राइज कर लो। क्योंकि अभी अपन ने क्या किया, ये जो 5-7 क्वेश्चन किए उसमें एक पीवाईक्यू प्लस 5 रेप्लिका, ये किया अपन ने। वहां पर तुमको क्या हो जाएगा, टोटल 5 से 7 पीवाईक्यू प्लस इनके 25 से 35 रेप्लिका, इतने मिल जाएंगे। अगर ये कर लोगे तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, और इतना तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो अपना एसके वेलोसिटी का टॉपिक था वो खत्म होता है। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्त ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी कंपैरेटिवली छोटा टॉपिक है और कम इंपॉर्टेंट भी है, एसके वेलोसिटी बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए गाइस, तो अब अपन शुरू करते हैं जो अपना अगला टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कि ग्रेविटेशनल का मुझे लगता है कि अगर एस्केप वेलोसिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा तो दूसरा जो टॉपिक पूछ सकते हैं वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इन दोनों से ही अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और सॉरी, और अगर इन दोनों को पढ़ लेते हो तुम, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी को, तो सारे ग्रेविटेशन के क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे ही है, ठीक है। तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में कवर कर लेते हैं। मेनली इसकी जो एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो है वो बेसिक्स है। बेसिक्स है, किसका बेसिक है? बेसिक है एस्केप वेलोसिटी का और ऑर्बिटल वेलोसिटी का। और वो दोनों चीजें अपन पढ़ चुके हैं। एस्केप वेलोसिटी जब पढ़ा है तब मैंने कैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं वो मैं सिखा चुका था। अब अपन उसी को यूज कर क्या करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना चाहेंगे। क्या होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ सैटेलाइट, इसको स्पीड ऑफ सैटेलाइट भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं उपग्रह की कक्षीय गति या वेग। यानी कि अपन जिस ग्रह पे रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी, अपने ऊपर बहुत सारे उपग्रह भी चल रहे हैं, सैटेलाइट्स भी चल रही है, तो उनका जो कक्षीय वेग होता है वही अपन को निकालना सीखना है। तो बहुत आसान सी बात है, कैसे निकालते देखना। इसके लिए अपन करेंगे एम वी नॉट स्क्वायर ओपन आर इक्वल्स टू जी एम एम ओपन आर। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने सिखा दिया। तो आपको ध्यान रखना है जो एस्केप वेलोसिटी है उसमें और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। तो आपको ध्यान रखना है वी एस्केप इक्वल्स टू क्या होता है, √2 ओपन वी नॉट, या फिर आपको सीधा याद रखना है। देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होता था, √2 GM ओपन आर। वहीं ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, √GM ओपन आर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले तो आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी याद है आपको, इसको भी याद रखना है। और इन दोनों के बीच का रिलेशन याद रखना है कि एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू √2 टाइम ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये जो चीजें है ये आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक अपन फटाफट निपटा देंगे और इससे आने वाले जो क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे अपन। क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं आता, कुछ अलग क्वेश्चन आएगा तो ही बात है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आया तो मैं सीधा तरीका बताऊं, एस्केप वेलोसिटी निकाल देना, उसका √2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगा। इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ, यदि उपग्रह पृथ्वी के बहुत करीब घूम रहा हो तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। तब ये जो एस्केप वेलोसिटी है वो √GR आएगी 7.9 किलोमीटर, और ये है वो इतनी आएगी। और इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, V नॉट इक्वल्स टू √GM ओपन R जो है उसको आप वापस इसकी जगह ये रख दो। ठीक है, क्यों ऐसा रख सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत कम घूमना मतलब H जो है वो क्या है, बहुत कम है, तो अपन H प्लस R को अपन क्या लिख सकते हैं, R के बराबर लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। देखो उपग्रह किसी न किसी हाइट पर उड़ रहा है H, अब ये H अगर बहुत कम है तो टोटल हाइट जो है वो R प्लस H के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अभी भी रिलेशन तो यही रहेगा बट बहुत कम हो जाएगी, तो फिर तुम इस GM ओपन R को स्मॉल जी से रिप्लेस कर सकते हो, बस इतना सा फर्क है। क्वेश्चन देखना, पृथ्वी के दो उपग्रह A और B गोलाकार कक्षाओं की त्रिज्या 4R और R, यदि उपग्रह A की गति 3V है तो उपग्रह B की गति क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, √1 ओपन √R के। ठीक है, ये बात अपन अच्छे से जानते हैं। तो अब कैसे करेंगे ये क्वेश्चन देखना, इसको मैं साइड में खिसका दूं, कैसे करेंगे क्वेश्चन। अब यहां बोल रखा है वेलोसिटी और रिलेशन में और उसके साथ रिलेशन, तो क्या मैं V1 ओपन V2 इक्वल्स टू √R2 ओपन R1 लिख सकता हूं। ऐसा ही क्वेश्चन नीट में देखने को मिलेगा, यस सर लिख सकते हैं। तो V1 कितना है, 3V है, V2 ओपन को निकालना है, R2 कितना है, R2 कितना है, R है, और R2 R है, और वो कितना है, 4R है। तो R से R तो कट गया, तो 3V ओपन V2 इक्वल्स टू क्या 1/2 आ जाएगा, इस 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, यस सर। तो क्या V2 इक्वल्स टू 6V आंसर आ जाएगा, यस सर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना सही हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेगा, बहुत आसान सी बात है। दूसरा क्वेश्चन देखना, पृथ्वी के दो उपग्रह A और B वृत्ताकार कक्षाओं की त्रिज्या क्रमशः 4R और R है। ये वही क्वेश्चन वापस आ गया। तो यदि उपग्रह की गति 3V है तो उपग्रह B की गति क्या होगी। अब ये उनके बीच का रिलेशन पूछ लिया है, तो बहुत सिंपल सी बात है, रिलेशन पूछा है और रिलेशन तो अपन सीधा ही जानते हैं, √2V नॉट। ठीक है, तो इससे ही अपन करेंगे, ये क्वेश्चन केवल घुमाने के लिए तुमको दिया था।
कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस इतना ही क्वेश्चन आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझा दिया। जो चीजें याद रखनी है वो याद रखनी है। एक तो वी इक्वल्स टू क्या होता है, √2 V0। V0 का फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना अपन को, Gm/r। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर पृथ्वी के बहुत करीब घूमे तो r+h को अपन क्या लिख सकते हैं, r के बराबर लिख सकते हैं। तो अपन इस Gm/r को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल g/r से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, ध्यान रखना है। एक ही क्वेश्चन मैंने करवाया क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्वेश्चन आया तो एस्केप वेलोसिटी से नहीं आएगा। और मेरे को लगता है कि इस साल नहीं आया एस्केप वेलोसिटी से तो ऑर्बिटल से आएगा, और उससे भी ज्यादा चांसेस इस चीज के हैं कि दोनों के रिलेशन पे आ जाए। ठीक है। ऐसा पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी v है एक, और उसके समक्ष घूमने वाले उपग्रह की वेलोसिटी v0 है। अगर एक किसी और ग्रह की प्रक्षेप्य वेलोसिटी या फिर एस्केप वेलोसिटी है वो 4v है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी उसी समान उपग्रह के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, अब अपन शुरू करेंगे अपना जो अगला टॉपिक है यंग्स मॉड्यूलस, उसको पढ़ना। देखो 2 चैप्टर है आपकी फिजिक्स में जो बहुत ही वाहियात मुझे लगते हैं। ठीक है। कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है, बिल्कुल बेकार से लगता है, ना इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर पढ़ना जरूरी है। कौन कौन से हैं, पहला है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और दूसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही वाहियात है, आप छोड़ के भी जाना चाहो जा सकते हो, बट मैं ये कहूंगा कि एटलीस्ट इन 2 चैप्टर से एक एक टॉपिक पढ़ ले, क्योंकि अगर सवाल आता है तो सॉलिड से लगभग एक सवाल आता ही आता है, और 80% केसेस में वो जो क्वेश्चन है वो यंग मॉड्यूलस जो है उससे आपको पूछा जाता है। तो एटलीस्ट इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लें। और फ्लूइड के अंदर भी जो बर्नौली थ्योरम है या फिर प्रेशर इन फ्लूइड है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। बाकी भले आप छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बेकार से चैप्टर है, क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत कम है। फिर एनटीए का दिमाग घूम गया और इनसे बना दिया क्वेश्चन 4-5 तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन यंग मॉड्यूलस को पढ़ेंगे, फिर फ्लूइड की ओर चलेंगे। तो क्या है यंग मॉड्यूलस, समझना। देखो यंग मॉड्यूलस समझो उससे पहले एक चीज समझना, यंग मॉड्यूलस इज ए एप्लीकेशन ऑफ क्या, इलास्टिसिटी। किसका एप्लीकेशन है, इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले अपन को इलास्टिसिटी निकालना आनी चाहिए। तो इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, इलास्टिसिटी मतलब खिंचाव। किसमें, अगर एक रबड़ है उसके ऊपर मैंने कोई वजन, नॉर्मली उसकी लेंथ ये है, पर यहां कोई वजन लगा दिया तो उसकी लेंथ बढ़कर ये हो जाएगी, तो वो उसकी इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी बता दिया किसको, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन। तो ये इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। स्ट्रेस मेनली क्या होता है सर, फोर्स होता है, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन नॉर्मल लेंथ, नॉर्मल लेंथ, इसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। तो यंग मॉड्यूलस उसी का एप्लीकेशन है। जब अपन लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करते हैं तो अपन उसको y से शो करते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जैसे कि एक तार है जिसको मैंने यहां से लटका दिया, जिसका सरफेस एरिया a है और F फोर्स नीचे लग रहा है, नॉर्मल उसकी लेंथ क्या थी, L थी। अब जैसे ही अपन फोर्स लगाएंगे इसकी लेंथ कुछ ना कुछ बढ़ेगी, जो कितनी बढ़ गई, डेल्टा L, और अब इसकी लेंथ थी वो कितनी हो गई, L प्लस डेल्टा L हो गई। ठीक है, L प्लस डेल्टा L हो गई। अब y जो है वो कैसे निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ओपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस बराबर होता है सर फोर्स ओपन एरिया। तो अपन ने लिख दिया y इक्वल्स टू फोर्स ओपन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा L ओपन L। जैसे कि अपन ने यहां देखा था सर कि अपन ने देखा कि y इक्वल्स टू क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ओपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, ये होता है। तो स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस निकालते हैं सर फोर्स ओपन एरिया लॉन्गिट्यूडिनल के लिए। ठीक है। और स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, स्ट्रेन निकालते हैं चेंज इन लेंथ ओपन नॉर्मल लेंथ, चेंज इन लेंथ ओपन नॉर्मल लेंथ निकालते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, y इक्वल्स टू हो गया फोर्स ओपन एरिया ओपन चेंज इन लेंथ इनटू नॉर्मल लेंथ। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो F L ओपन A डेल्टा L, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। F L ओपन A डेल्टा L, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। PYQ राइज आपके सामने है, इससे अक्सर क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में देखने को मिलता है। पहले अपन ओरिजिनल PYQ को करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन यहां दे रखा है, शॉर्ट नोट्स भी दे रखे कुछ। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला, एक्सटेंशन क्या होता है, नॉर्मल लेंथ माइनस एक्सटेंशन क्या होता है, अभी जो लेंथ आई नहीं वो माइनस नॉर्मल लेंथ। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, 4A सस्पेंडेड मास m, F इक्वल्स टू mg होता है, जो उसको नीचे खींच रहा है। यंग मॉड्यूलस डिपेंड ओनली ऑन द मटेरियल नॉट ऑन डायमेंशन। तो ये बात एक अपन को PYQ राइज से पता पड़ी, इसको भी अपन ध्यान रखेंगे। और ये करने के बाद अपन क्या करेंगे, 5 रेप्लिका क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन अपन टोटल सॉल्व करेंगे, जिसमें बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पढ़िएगा, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है
ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कितना एल। मैं यहां बनाता जाता हूं। एक वायर है, ये अपना वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो अपन को दे रखा है कितना ए, और इसकी लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है सर एल। ठीक है, इज ए हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट, ये अपन ने इसको हैंगिंग भी करवा दी फिक्स सपोर्ट से। द लेंथ ऑफ द वायर चेंज टू L1 व्हेन ए मास m इज सस्पेंडेड। जब हमने इधर एक मास लगा दिया m तो इसकी लेंथ जो थी वो बढ़कर अब इसकी लेंथ कितनी हो गई है, मोटा नहीं होगा वायर, वो मेरे से बन गया है। ठीक है, अब इसकी लेंथ जो है वो कितनी हो गई है, अब इसकी लेंथ हो गई है सर L1। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई है, L1 हो गई है। फ्रॉम इट्स फ्री एंड द एक्सटेंशन ऑफ यंग मॉड्यूलस। अब अपन को यंग मॉड्यूलस पूछा तो देखना सवाल क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है गाइज। क्या सवाल है गाइज, देखना बहुत आसान सा सवाल है। पहले एक तार था कुछ ऐसा, ठीक है, जिसका एरिया ए था, लेंथ एल थी। अब इसके नीचे अपन ने एक एम मास का ब्लॉक लगा दिया, तो इस एम के कारण कोई ना कोई फोर्स लगेगा। वो फोर्स किसके बराबर होगा, क्या एम जी के बराबर होगा, यस सर। तो अब इस तार की जो लंबाई है वो बढ़कर, अब इस तार की लंबाई बढ़कर कुछ हो गई, कितनी L1 हो गई, L1 हो गई। तो एक्सटेंशन कितना हुआ, तो ये जो एक्सटेंशन हुआ वो कितना हुआ सर, ये जो एक्सटेंशन था डेल्टा एल वो कितना हो गया L1 माइनस एल। क्या ये एक्सटेंशन हुआ, यस सर। तो क्या आप अपन यंग मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, यस सर। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू एफ एल ओपन ए डेल्टा एल। क्या ये यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, यस सर। तो y इक्वल्स टू एफ कितना है सर mg, नॉर्मल लेंथ कितनी थी l, एरिया कितना है a, और डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल है सर L1 ओपन सॉरी L1 माइनस एल। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया mgl ओपन a कोष्टक में L1 माइनस एल। क्या ये अपना यंग मॉड्यूलस आ गया, क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है कहीं, mgl ओपन a L1 माइनस एल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना सही हो जाएगा। तो सॉलिड से ऐसे ऐसे ही आसान से सवाल आते हैं। ये भी आसान सा सवाल था, बस अपन को केस दे रखा था, उससे डायग्राम बनाना आना चाहिए, और अगर डायग्राम बनाना आ गया तो सवाल आपका भी सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अपन रेप्लिका क्वेश्चन की ओर। रेप्लिका क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप जानते हैं आसान होगा, बट सिली मिस्टेक करवाई जाए ऐसा क्वेश्चन होगा। ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, इज स्ट्रेच्ड बाय 2 mm ऑफ फोर्स F। इफ y इज इतना देन वैल्यू ऑफ F, कुछ नहीं करना है। y इक्वल्स टू क्या होता है एफ एल ओपन ए डेल्टा एल। अब सुनना, F जो है वो तो अपन को निकालना है, ठीक है। y दे रखा है, y किस में दे रखा है MKS यूनिट में। इसमें एक ही गलती होती है यूनिट चेंज करने में, तो MKS में दे रखा है, कितना दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इक्वल्स टू F अपन को निकालना है। लेंथ कितनी दे रखी है 2 मीटर, ये भी MKS में कोई दिक्कत नहीं है। एरिया कितना दे रखा है 10 की पावर माइनस 6, ये भी MKS में कोई दिक्कत नहीं है। इंटू डेल्टा एल कितना दे रखा है 2 mm। तो अब इस 2 mm को अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो 2 इंटू mm को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ओपन 2। 2 से 2 कट गया, ये 11 है और माइनस में 9 है, तो पावर एटलीस्ट 10 टू द पावर 2 आ जाएगा। प्लस में 11 थी, माइनस में 9 थी, तो 2 आ गई। तो F इक्वल्स टू कितना आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी कि 200। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रेप्लिका क्वेश्चन में बस ये आप सिली मिस्टेक ना करें यूनिट चेंज करने की, इसलिए रखा जाता है। रेप्लिका 2 जो है वो नीट जैसा ही क्वेश्चन रहेगा। 2 वायर ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है। अपन ने देखा था कि यंग मॉड्यूलस किस पे डिपेंड करता है, यंग मॉड्यूलस जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पर, और किस पे डिपेंड नहीं करता है, डायमेंशन पर, ठीक है। A wire A of length L, radius R, while wire B of length 2L and radius 2R is stretched by same force. The ratio of LA open LB, क्या पूछा है, रेशो पूछा है डेल्टा LA ओपन डेल्टा LB। अब यंग मॉड्यूलस का रेशो पूछा होता तो यंग मॉड्यूलस का रेशो तो कितना हो जाता 1:1 हो जाता, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, केवल मटेरियल पर, और मटेरियल तो सेम है। तो मटेरियल सेम है, इसका मतलब अपन को समझ में आ गया YA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा YB हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को किसका रेशो निकालना है LA ओपन LB का, क्या निकाल सकते हैं, यस सर, YA ओपन YB इक्वल्स टू FA LA ओपन AA डेल्टा LA ओपन FB LB ओपन एरिया ऑफ B इंटू डेल्टा LB, ठीक है। अब ये तो पूरा के पूरा कट गया, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं FA LA ओपन एरिया ऑफ A इंटू डेल्टा LA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा FB LB ओपन
एरिया ऑफ बी इंटू डेल्टा एल बी। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब देखते हैं क्या रिलेशन दे रखा है। वायर ए हैज अ लेंथ एल एंड रेडियस आर। वायर बी की लेंथ कितनी है 2l और 2r। तो इसकी लेंथ जो है वो तो अपन को, अब इस एरिया को अपन को रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लेंथ को लिख देता हूं। इसकी लेंथ कितनी है l और इसकी लेंथ कितनी है 2l। ठीक है, अब एरिया के अंदर क्या आता है आर स्क्वायर। एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है? क्या आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है? यहां तो आर स्क्वायर आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा 2r का स्क्वायर। तो क्या मैं 4r स्क्वायर लिख सकता हूं? यस सर। बाकी चीजें तो कट जाएंगी, अपन को कोई मतलब नहीं, केवल रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है वो देखना है। तो एरिया रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है। तो यहां पर मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, यहां रेडियस 2r थी तो 4r स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फोर्स। आगे बढ़ गए अपन, पीछे जाना था। फोर्स लेंथ इतनी इफ स्टेटेड बाय सेम फोर्स, यानी कि फोर्स भी क्या है सेम है, तो फोर्स भी आपस में कट जाएंगे। तो अब इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई सर, एल ओपन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल ए इक्वल्स टू 2l ओपन 4r स्क्वायर इंटू डेल्टा एल बी। अब एल ए ओपन एल बी का रेशियो पूछा तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो डेल्टा एल ए ओपन डेल्टा एल बी इक्वल्स टू, अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूं और इसको नीचे ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा एल इंटू 4r स्क्वायर ओपन आर स्क्वायर इंटू 2l। क्या ऐसा हो गया, एल से एल कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, और इसको भी कैंसिल करेंगे तो रेशियो कितना आ गया 2:1। क्या 2:1 ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए 2:1। तो आसान सा सवाल था, इसमें आपको रेशियो पूछ रखा था। इस टाइप का सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। रेप्लिका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए इज स्ट्रेचड बाय डिस्टेंस एक्स बाय लोड डब्ल्यू, इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल मतलब यंग मॉड्यूलस क्या हो जाएगा सेम, विद लेंथ 2l एंड एरिया 2a, द वर्क डन टू स्ट्रेच बाय द सेम डिस्टेंस x इज। तो वही है, कुछ नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट से आपको सॉल्व करना है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा हार्ड है, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना होगा, बट मैं कहूंगा आप इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखना, अपना होमवर्क है। बाकी अगली क्लास में अपन इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। एक रॉड को लटकाया गया है, W बार है इसका। अब मेन चीज जो मैथमेटिक लगानी है वो ये है कि इसका बार है वो अलग अलग है, तो इस पूरी रोड में जो टेंशन है वो हर पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अपन को किसी भी एक पॉइंट को मानना पड़ेगा x डिस्टेंस पर, और वहां पर अपन को फॉर्मूले लगाकर आंसर निकालना पड़ेगा और इंटीग्रेशन कर पूरी रोड का निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, करने का प्रयास करना। मैं फिर कह रहा हूं, रेप्लिका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही बढ़िया रैंक लाने के लिए एक बार मेरी आसानी से समझ लेना। 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चन रहते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है और क्वेश्चन नंबर 2 रहता है वो इजी रहते हैं, सेम नीट के जैसे जैसे नीट में आते हैं वैसे रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, और चौथा क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, उसमें आपको मैथमेटिक्स टाइम वाइम सब देना पड़ेगा। और ऐसा क्वेश्चन नीट में 2025 में पूछे गए थे। ठीक है, आप पूरे नहीं बट आधे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, तो इसीलिए हमने रेप्लिका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। बट एक बात ध्यान रखना, सिलेक्शन केवल इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चनों को करने से होता है। लेवल 1 से 3 तक के क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से कर पा रहे, और 5वां तो करना ही है सबको, तो बहुत बढ़िया बात है। चौथा क्वेश्चन अगर आप इनको बहुत अच्छे से कर पा रहे, चौथा आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, खुद करने की एक बार जरूर कोशिश करें। 5वां देख लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इफ लोड ऑन द वायर इज ट्रिपल्ड एंड इट्स रेडियस इज डबल्ड, द यंग मॉड्यूलस ऑफ द वायर, बहुत आसान सा है, रेडियस को डबल कर दिया, कुछ नहीं करना, y इक्वल्स टू क्या है एफ एल ओपन ए डेल्टा एल। इसमें जो करने का बोला है वो करके देखना, आंसर आ जाएगा। कितना कितना आएगा आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो क्या बोला है, यदि किसी तार का भार 3 गुना कर दिया और उसकी त्रिज्या क्या कर दी 2 गुना कर दी, तो क्या होगा? तो सर हम जानते हैं क्या, y इक्वल्स टू एफ एल ओपन ए डेल्टा एल। क्या कर दिया, भार 3 गुना कर दिया, मतलब फोर्स भी कितना हो जाएगा 3 गुना, और त्रिज्या 2 गुनी कर दी, मतलब एरिया कितना हो जाएगा 4 गुना। तो क्या होना चाहिए 3/4, तो बिकम 3/4। ये आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, आप टिक कर देंगे, आपका आंसर गलत है। मैं फिर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, केवल यंग मॉड्यूलस उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो कैसा रहेगा यंग मॉड्यूलस, रिमेन अनचेंज। ऐसी गलती ना करे, इसीलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को ऐड किया है। तो ये अपन ने 5 और रेप्लिका क्वेश्चन कर लिए। कुछ और पीवाईक्यू है जो आपके लिए होमवर्क है, पढ़ लेता हूं मैं, कुछ नया होगा तो आपको सिखा दूंगा। 2 तार एक ही सामग्री से बने हुए, एक ही सामग्री से मतलब y जो है वो सेम है, उनका आयतन समान है। अब मास सेम है ये नहीं बोला है, v सेम है, वॉल्यूम। पहले तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है और दूसरे का क्षेत्रफल 3a है। यदि पहले तार की लंबाई बल F लगाने पर डेल्टा L बढ़ती है, तो दूसरे तार की में उसी मात्रा में खींचने पर कितना बल चाहिए होगा। तो यहां पर डेल्टा L सेम है,
तो आपको एफ डैश निकालना है। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, पहले एल निकाला था, अब क्या निकालना है, एफ। तो वही करना है दोनों के लिए, वाई जो है वो बराबर कर देना, ठीक है। तो यही था अपना अंतिम क्वेश्चन यंग मॉड्यूलस से। यंग मॉड्यूलस से एक सवाल नीट में जरूर देखने को मिल सकता है। आसान से सवाल आए तो जो मैंने करवा दिए वो, और अगर मुश्किल आता है तो जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया है ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। खुद करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा कमेंट कीजिएगा सर कि यंग मॉड्यूलस का लेवल 4 क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ। अगली क्लास में अपन सबसे पहले उस क्वेश्चन को करेंगे, बट मैं आपको समय देता हूं, दिमाग लगाइए। देखो कहीं चैट जीपीटी वेपीटी से मत ढूंढना, खुद का दिमाग लगाकर एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा समय जाएगा, पर अगर आपने सॉल्व किया तो यंग मॉड्यूलस के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन जो अगला टॉपिक है फ्लूइड वाला, उसको शुरू करेंगे। 3 टॉपिक कर चुके हैं, 3 और बचे हैं, और वो तीनों होते ही अपना जो 11th है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अपन अब शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। चलिए गाइस, तो जो अपना अगला टॉपिक है लेक्चर का वो है प्रेशर इन फ्लूइड्स। मतलब कि जो फ्लूइड वाला चैप्टर है उसका ये टॉपिक है, जिसके अंदर हम मेनली फ्लूइड मैकेनिक्स में जहां प्रेशर की बात की जाती है उसको पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हाइट के अकॉर्डिंग जो प्रेशर रहता है उसमें क्या चेंज आता है। साथ में हम एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बर्नौली थ्योरम जो है उसको भी देखेंगे, जिसके ऊपर आपको सवाल अक्सर देखने को मिलता है। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि अगर फ्लूइड से आपको कोई एक टॉपिक करके जाना है तो मैं कहूंगा बर्नौली थ्योरम को अच्छे से कर लीजिए, या फिर प्रेशर इन फ्लूइड वाला जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले प्रेशर इन फ्लूइड या फिर द्रव्यों में दबाव। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड एट रेस्ट द फ्लूइड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन इट्स सरफेस। यानी कि जब भी आप किसी बॉडी को फ्लूइड के अंदर डालोगे तो इसकी सरफेस पर फ्लूइड कोई न कोई फोर्स जरूर लगाएगा। दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट सरफेस। P इक्वल्स टू क्या होता है, Fa होता है। नॉर्मल सी बात है, आपको इतनी तो आनी चाहिए। वेरिएशन इन फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ, मतलब डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन आता है, गहराई के साथ द्रव्य में दबाव में परिवर्तन। तो देखिए अगर आप किसी वस्तु को यहां रखते हैं तो उस पर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पी नॉट। बट जितनी हाइट में आप जितनी डेप्थ में नीचे जाते जाएंगे एच गहराई तक, तो वहां प्रेशर चेंज होता है। अगर माना यहाँ प्रेशर पी है तो हम ये कह सकते हैं P इक्वल्स टू क्या होता है, पी नॉट प्लस एच रो जी। एच रो जी, एच क्या है वो हाइट, रो क्या है डेंसिटी इस फ्लूइड की, और जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो रहता है वो होता है। अब इसमें क्या हो सकता है, ट्यूब ऐसी टेढ़ी भी हो सकती है। तो ये लेंथ नहीं लेनी है तुमको ये हाइट लेनी है कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कितनी हाइट थी, वही अपना एच होगा। सेम यहां भी वही अपना एच होगा। ट्यूब की शेप कैसी भी रहे कोई दिक्कत नहीं है अपन को। उसके बाद देखते हैं गैज दाब या पूर्ण दबाव। गॉस प्रेशर क्या कहता है वो देखना, कुछ नहीं है। अपन ने क्या बोला कि हाइट के साथ जो प्रेशर रहता है वो चेंज होता है। ये है अपना एब्सोल्यूट प्रेशर, ये अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और एच रो जी जो अपन ने जोड़ा वही क्या था, गॉस दाब, गैज दाब था, ठीक है, या फिर गेज प्रेशर था, ठीक है। तो गेज प्रेशर क्या है, एच रो जी गेज प्रेशर है। कई बार आपको ये पूछा जा सकता है एक वस्तु इतनी गहराई पर इसकी डेंसिटी इतनी दी है, गैस दाब बताइए। तो गैस दाब के कुछ नहीं करना, एच रो जी लगा देना, सीधा आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई बर्तन रेस्ट में है तो अपन क्या करेंगे, P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी। बट अगर ये ऊर्ध्वाधर रूप से हिल रहा है, मतलब इस बर्तन को या तो नीचे ले जा रहे हैं या ऊपर ले जा रहे हैं, और ये बर्तन अगर हिल रहा है किसी त्वरण से त्वरित है, ठीक है, किसी त्वरण से त्वरित है, तब प्रेशर कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रो जी एच में जो जी लिखा था उसकी जगह आपको जी इफेक्टिव लिखना है। जी इफेक्टिव कैसे लिखेंगे, अगर ये बर्तन ए वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, और जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और यहां जी इफेक्टिव क्या होगा, जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेम फॉर्मूला, जी की जगह आपको जी इफेक्टिव लिखना है। आसान सी बात है। अब बात करते हैं अपन बर्नौली थ्योरम या बर्नौली की जो प्रिंसिपल है। बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है, सबसे पहले ये देखना बर्नौली का सिद्धांत लागू कब होता है। We now suppose that an incompressible, non-viscous and in-rotational fluid is flowing through the pipe in a steady flow। मतलब पहला तो steady flow होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, incompressible, non-viscous और irrotational fluid होना चाहिए, तभी बर्नौली का सिद्धांत लागू होगा। और बर्नौली साहब ने क्या कहा है, बर्नौली साहब ने कहा है कि अगर एक पाइप है जिसके 2 एंड है, जहां पर एक एंड की जानकारी आपको है और दूसरे एंड की निकालनी है, तो एक बात तो अपन अच्छे से जानते हैं, A1 V1 इक्वल्स टू क्या होता है, A2 V2। यानी कि AV जो होता है वो किसी भी पाइप के लिए किसी भी एक हेड पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है वो, और इसमें जाने वाले की वेलोसिटी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। इसको अपन ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा बोला जाता है कि AV इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। यानी कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि जिस एंड का एरिया ज्यादा होगा, जिस एंड का एरिया ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी। हमने देखा ये तो कि जहां पर पतली, जैसे कि ये पूरी नली है,
तो ये एरिया जो है A1 वो ज्यादा है किससे, इस एरिया A2 से। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, कम। जहां मोटा मुंह रहता है वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। जहां पतला मुंह रहता है वहां प्रेशर से पानी आता है। तो ये बात अपन जानते थे, तो उसी को यूज कर बर्नौली भाई साहब ने कहा कि P1 यहां का प्रेशर प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। कैसे है ये इक्वेशन समझना। P क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और रो जी एच क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कुछ नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन है। तो ये तीनों जो एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। और जब दो सिरों की बात आए तो दोनों का आपस में बराबर कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तीन सिरे हो तो तीन को बराबर कर देना, 1 2 3। तो यही बर्नौली का सिद्धांत है, इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट हेड के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये बात नॉर्मल सी अपन जानते हैं। फॉर फ्लूइड एट रेस्ट, अब यहां बोला कि फ्लूइड रेस्ट में, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, फिर दो ही एनर्जी बचेंगी, P1 और रो GH1 इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये उसी का मॉडिफिकेशन है, कुछ नहीं, एक हटा देना है। भाई अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो H1 और H2 दोनों सेम होंगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम PY क्यों करेंगे। ऐसी यू शेप ट्यूब वाला क्वेश्चन जो है वो अक्सर नीट के एग्जाम में देखने को मिलता है और ये आ चुका है। उसके बाद इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स देखेंगे और फिर 5 रेप्लिका क्वेश्चन देखेंगे। बात क्लियर है, यही अपना पूरा सिस्टम रहता है शुरुआत से और इसी को अपन फॉलो करते हुए आए। देखते हैं भाई क्या है सवाल, पढ़िएगा। एक यूट्यूब ये नहीं जिसपे तुम वीडियो देख रहे हो। वैसे जब हम बात यूट्यूब की करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत आता है यूट्यूब पे, पर तुम पढ़ने की जगह और बहुत सारी चीजें बहुत करते हो। अभी हाल ही में फिजिक्स वाला की कंट्रोवर्सी चल रही है, तुम उस कंट्रोवर्सी में ज्यादा पढ़े हुए हो, मैं जानता हूं अच्छे से ये बात। तुमको मजा आ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई। तुमको जहां से बेटर पढ़ने को मिल रहा है वहां से पढ़ो। अगर फिजिक्स वाला अच्छा पढ़ा रहा है वहां से पढ़ो, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं। अगर कोई और कोचिंग अच्छी पढ़ा रही है वहां से पढ़ो, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं मुझसे पढ़ो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमें ये 45 टॉपिक 7 दिन में पढ़ने से फायदा होगा, पढ़ो। अरे अब देखो मैं तुमको बता रहा हूं, मैं ये 45 टॉपिक जो है वो कितने दिन में पढ़ा रहा हूं, 7 दिन में। तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक दिन में 6-7 टॉपिक पढ़ पाऊं, कोई दिक्कत नहीं भाई। तू इसको 7 की जगह 14 दिन में खत्म कर। मैं हर एक लेक्चर के बाद एक दिन का गैप दे रहा हूं, नहीं तो एक लेक्चर के बाद एक दिन का गैप दे रहा हूं। तो तू अगर 6 टॉपिक एक साथ नहीं पढ़ सकता, 3 दिन 2 दिन पढ़, वो तेरे पे डिपेंड है। पर मेरा काम है बच्चे को सही समय पर सही कंटेंट देना। वही बात पीडब्ल्यू उम्मीद में भी हो रही है। पीडब्ल्यू उम्मीद में क्या है, विपिन सर जो है वो क्या कर रहे हैं, 10 से 12 घंटे में रोज का एक लेक्चर ले रहे हैं और 10-12 दिन में वो पूरी बायोलॉजी पढ़ा देंगे। इस बात से बहुत लोगों को दिक्कत है। आज यूट्यूब पर हर कोई इनके ऊपर वीडियो बना रहा है कि एक बच्चा 12 घंटे आपका लेक्चर देखेगा, उसके बाद रिवीजन कब करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करेगा। अरे तो भाई किसने बोला तेरे को 12 घंटे का वीडियो देखने का, जब तक तेरा मन करे तब तक देख। मैं बोलता हूं कि अगर तूने पहले से पढ़ रखी चीजें केवल रिवीजन करना है तो 2x पर देख वीडियो, 5-6 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद भी वो बंदा अगर 10 दिन में पढ़ा रहा है तो 10 दिन में तुम, संभव नहीं है कि तुम पूरी बायोलॉजी याद कर लो। तुम बिल्कुल 0 पर हो, उसको 2 पार्ट में या फिर 1/3 पार्ट में डिवाइड कर देखो, क्या दिक्कत है। पर एक बात समझना मित्र कि ये जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल गलत है। वो व्यक्ति जो खुद अपनी 2 से 3 साल पुरानी वीडियो एज इट इज वापस डालता है, एज इट इज, नो थंबनेल में चेंज, नो कुछ नहीं, केवल 10 से 15 मिनट की उसकी जो वीडियो रहती है वो तो आज से 3 साल पुरानी उसने जो नीट की स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई थी, वो सेम वीडियो वो आज वापस पोस्ट कर रहा है। जबकि 3 साल पहले नीट कुछ अलग था, पैटर्न कुछ अलग था, पूछने का तरीका कुछ अलग था, स्ट्रेटेजी अलग थी, आज अलग होनी चाहिए। भाई तू ये 10 से 15 मिनट की वीडियो दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, और जो बंदा 10 से 12-12 घंटे, 10-10 12-12 घंटे लाइव आके पढ़ा रहा है, उस व्यक्ति को तुम रोस्ट कर रहे हो यार, गजब की बात है, नहीं करना चाहिए। चाहे आज फिजिक्स वाला कितनी भी बड़ी कंपनी बन गई हो, यह बात सच्चाई है कि पीडब्ल्यू एक समय पर जब छोटा था तब बहुत बढ़िया था। आज जितना बड़ा होता जा रहा है कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। भाई ये तो नियम है। जिस दिन मैंने अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम चालू किया था, केवल अकेला आदमी था, कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए आती, कुछ पैसा कमाकर अपना खर्चा चला रहा था, तो खुश था, जीवन में कोई दर्द दुख नहीं था। बट आज जब मैं अपना हाथ ज्यादा फैला रहा हूं, खुद का ऐप बनवा दिया, खुद की किताब बनवा दी, खुद की वेबसाइट बनवा दी, यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है, इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा है, तो अकेला आदमी नहीं कर सकता, फिर टीम रखनी पड़ती है। तो टीम में एक आप और 9 जने दूसरे हैं मेरे पास काम करने वाले, तो जरूरी थोड़ी वो 9 भी मेरे जितनी शिद्दत से काम करेंगे। उसमें से कोई कुछ गड़बड़ कर सकता है, कोई हो सकता है कभी आपने बुक का ऑर्डर दिया और बुक आपसे 4 दिन लेट डिलीवर हुई, तो वो मेरी गलती थोड़ी है भाई। तो सिस्टम ऐसा ही चलता है। अलग सर जो थे वो बहुत बढ़िया टीचर हैं, बढ़िया पहले पढ़ाते भी थे, आज भी पढ़ा रहे हैं वो जितना हो सकता है। जो और टीचर हैं, MR सर हैं, पंकज सर है, विपिन सर है, बहुत बढ़िया टीचर है, ठीक है।
अगर आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, कम पैसों में पढ़ा रहे हैं, पढ़िए, ऑब्वियसली पढ़िए। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि पीडब्ल्यू तो भाई इतना पैसा कमा रहा है तो उससे क्यों पढ़ रहा है। अरे हमें क्या मतलब भाई, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता पीडब्ल्यू कितना पैसा कमा रहा है, किस विदेशी कंपनियों ने उस पर फंड लगा रखा, अपने को क्या मतलब। अपने को फ्री में या फिर बहुत अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, पढ़ो। चाहे उम्मीद बैच से पढ़ो, चाहे मिशन 100 से पढ़ो, चाहे मुझसे पढ़ो, चाहे तुम किसी से भी पढ़ो, तुम्हें जिस टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तुम्हें पढ़ने को मिल रहा है, पढ़ो। मैं हकीकत बता रहा हूं, किसी के भी चक्कर में मत पढ़ो। कोई व्यक्ति आके बोल रहा है कि पीडब्ल्यू तुम्हारे साथ ये कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, भाई कमाने दो यार। आदमी ने मेहनत की होगी तभी जाके कंपनी आज 8,000 करोड़ से ऊपर की बनी है, ऐसे थोड़ी बन जाती है। आज 800 रुपए की मेरे को किताब बेचनी है, मेरी सांस फूल जाती है कि किताब कैसे बिकेगी। अगर 8,000 करोड़ की कंपनी बनी है तो ऐसे ही नहीं बन जाती। और हर व्यक्ति बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। आज जो भी पीडब्ल्यू को एक्सपोज कर रहा है, आज तुम देखो उम्मीद सीरीज जब से आई है उसके बाद हर व्यक्ति उम्मीद सीरीज के ऊपर वीडियो बना रहा है। मैंने भी बनाई थी, पर मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये गलत पढ़ा रही है बना। मैंने अपनी वीडियो में ये बताया कि अगर तुम उम्मीद सीरीज के ऊपर फॉलो करने वाले हो तो तुम्हें कैसे पढ़ना है। मैंने ये नहीं बोला कि विपिन सर अच्छा नहीं पढ़ाते। ये भाई विपिन सर लेजेंड है, अलग सर लेजेंड है। तुम 12 घंटे पढ़ा के देखना, मैं 3 घंटे पढ़ाता हूं एक दिन में, उसमें मेरी सांस फूल जाती है पढ़ते पढ़ते। 50 बार प्याने की प्यास लगती है मेरे को, ठीक है। अगर 12 घंटे आदमी पढ़ा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और बोल भी कौन लोग रहे, जिनकी 2-3 साल पहले की स्ट्रेटेजी की वीडियो आप चेक करना, जिस व्यक्ति ने बोला है अभी उसकी लेटेस्ट 5 वीडियो जो देखोगे ना तुम स्ट्रेटेजी की, 5 वीडियो तुम स्ट्रेटेजी की देखना, वो 5 जो स्ट्रेटेजी की वीडियो है वो आज से 1 साल पहले भी वही डली थी, 2 साल पहले भी वही डली थी। सेम वीडियो सेम थंबनेल के साथ रिपीट हो रही है। वो बंदा 10 से 15 मिनट की केवल गाइड करने के लिए नई वीडियो नहीं बना पा रहा है, और वो बंदा इनको एक्सपोज कर रहा है। गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है भाई कि चाहे तुम शायद एक एक्स पर्सन की वीडियो देखी होगी, आज एक्स वाई जेड पी क्यू बहुत लोग हैं जो पीडब्ल्यू को एक्सपोज कर रहे हैं, और सब एक्सपोज किसको कर रहे हैं, उम्मीद सीरीज को। पर सब पहले शुरुआत करता है वीडियो की किससे, उम्मीद सीरीज को एक्सपोज करने से, और एट द एंड लास्ट में जाकर वो क्या करता है पता है, खुद का कोई ना कोई कोर्स प्रमोशन करेंगे, खुद की कोई बुक प्रमोशन करेंगे, खुद का कोई कोर्स प्रमोशन करेंगे। मैंने देखी, एक बंदा है तो पहले तो बोल रहा है कि पीडब्ल्यू ऐसा वैसा, फिर खुद का बुक का प्रमोशन कर रहा है कि हमारी बुक से ये रैंक आई वो आई। फिर कोई बता रहा है कि वो 10 दिन में बायोलॉजी पढ़ा रहा है, वो तो पढ़ना संभव नहीं है, पर 10 दिन में मैं फिजिक्स जरूर पढ़ा दूंगा तुमको। अरे कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हो भाई तुम। केवल पीडब्ल्यू के ऊपर इतने लोग कंट्रोवर्सी की वीडियो क्यों बना रहे पता है, केवल व्यूज के लिए। मैं हकीकत बता रहा हूं, किसी बंदे का चैनल डेड हो गया है, नहीं चल रहा है, उसको फेम चाहिए, पीडब्ल्यू को एक्सपोज कर दो, सीधा नियम ये है। पर मैं तो कभी ये नहीं कहूंगा आप फिजिक्स वालों को एक्सपोज कीजिए। आप अलग सर की जर्नी को देखिए, वहां जो टीचर पढ़ा है बहुत बेहतरीन है। मैं हकीकत बता रहा हूं, उनका कोई तोड़ ही नहीं है। आजकल ऑनलाइन इंडस्ट्री में उनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं बोल रहा हूं ऑफलाइन में उससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर है, बट ऑनलाइन में उनका कोई मुकाबला नहीं है। और 3,000 में किसने सोचा था कि नीट की तैयारी कभी हो पाएगी। वो बंदे पूरा पढ़ा रहे, उसके बाद भी 3,000 में पढ़ाने के बाद भी यूट्यूब पर फ्री में आपको पूरा कोर्स करवा रहे भाई। अब किसी बंदे के पास अगर पैसा नहीं है, अगर वो इस साल उम्मीद में पढ़ा रहे हैं, वो अगले साल देखेगा वीडियो भाई, उनका कहां में पढ़ाना। अब उस चीज के लिए उन्हें कितना पैसा मिल रहा है, कोई कंपनी कितना बोल रही है, वो उन पे डिपेंड है। आज विपिन सर की तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रही है, सवाल तुम उठा रहे हो भाई। उस बंदे की इच्छा, उसमें पोटेंशियल, उसकी मर्जी हो तब तक पढ़ाएगा वो। तुम कौन होते हो बोलने वाले। तो इन सब चीजों में मत पढ़ो। मैं तुमको यही कहूंगा, हर आदमी का स्वार्थ है। आज मैं तुमको बता देता हूं, लो अभी से प्रेडिक्शन सुन लो मेरी। जिस एक्स आदमी ने पीडब्ल्यू को एक्सपोज किया है, सबसे पहली बात, उस एक्स आदमी ने अपने खुद का प्रमोशन कर दिया, उस वीडियो पर व्यूज ले लिए, खुद का प्रमोशन कर दिया, ठीक है, उस वीडियो पर उस आदमी ने व्यूज ले लिए। अब दूसरी बात सुनना, खुद का प्रमोशन कर उस वीडियो पे व्यूज लिए। अब सुन लेना, अगले 2 से 3 दिन में वो किसी और कोचिंग में और कोचिंग के साथ कोलैब करता हुआ मिलेगा तुमको, किसी और कोचिंग के साथ कोलैब करेगा। और ये सब कुछ नहीं है, एक स्क्रिप्ट है, कुछ नहीं है, ये पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जो पैसों के लिए हो रही है। इस एक्स आदमी को इस दूसरी के कोचिंग ने पैसा दिया कि आप हमारा प्रमोशन करो, और प्रमोशन वायरल जाना चाहिए। तो वायरल कैसे होगा, पहले पीडब्ल्यू को बीच में घुसाओ ताकि इस नाम पर हमको व्यूज मिलेंगे, फिर हम एक्सपोज करेंगे और इसका प्रमोशन करेंगे। तो ये सब एक जाल है, इसमें मत फंसो। मैं तुमको हकीकत बता रहा हूं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों व्यक्तियों की मैं बहुत तारीफ करता हूं। जिस आदमी ने एक्सपोज किया उसकी भी मैं बहुत तारीफ करता हूं। जिस आदमी पीडब्ल्यू को एक्सपोज किया जा रहा है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है आज की इंडस्ट्री में, ऑनलाइन की इंडस्ट्री में। और जो एक्सपोज कर रहा है उनकी भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पर उन सब लोगों के वीडियो देखता करता था जो आज उनको एक्सपोज कर रहे हैं। उनके कोर्स, उनकी किताबें लाजवाब है, जिसका कोई तोड़ नहीं है।
मैं हकीकत बता रहा हूं, उनकी जो किताबें हैं उनका कोई तोड़ नहीं है, बहुत बेहतरीन किताबें है वो। पर हकीकत तो अब मैं क्या बताऊं यार, मैं किसी को कुछ बताना चाहता हूं, वो किताब भी तो कहीं ना कहीं कॉपी है, वो बुक भी कॉपी है किसी चीज की, पर मैं नहीं बताना चाहता हूं। चलो ठीक है, ठीक है। पर मैं ये कहूंगा कि मेरे को बस इसी बात पर हंसी आई कि जो बंदा अपनी 2 से 3 साल पुरानी वीडियो जो है, अपनी 2 से 3 साल 10-10 15-15 मिनट की स्ट्रेटेजी की वीडियो है, उन वीडियोस को रिपीट कर रहा है, ठीक है, उन वीडियोस को वापस डाल रहा है, वो नहीं बना पा रहा है। और जो आदमी 12-12 घंटे पढ़ा रहा है उसको आकर तुम एक्सपोज कर रहे हो कि यहां से मत पढ़ो। अरे गजब बात है यार। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। कहां गया अपना क्वेश्चन? यूट्यूब से कितनी बातें आ गई यार, कोई बात नहीं, चलिए अपन तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो क्वेश्चन है यूट्यूब वाला वो देखते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि भाई आप भी तो PYQ राइस को प्रमोशन करते हो। भाई मैं मेरी चीजें प्रमोशन कर रहा हूं, किसी की बुराई कर खुद की चीजों की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा फिजिक्स की ये किताब खरीद बेकार है, मेरी ये खरीद लो। मैंने तो मेरी मेहनत से बनाई है, जिसमें जो क्वालिटी है वो आपको बताता रहता हूं। ए यूट्यूब विथ बोथ एंड ओपन टू द एटमोस्फियर इन, मैं फिर ये भी बता दूं, हो सकता है मेरे खिलाफ ये वीडियो कहीं निकल जाए। मैं तो चाहता ही यही हूं कि मैं अलग से ये वीडियो बना के डालूं, पर सोचता हूं क्यों पढ़ना इन सब चीजों में। मुझे तो वैसे नहीं लगता कि इस लेक्चर की जो क्लिप है वो वहां तक पहुंचेगी और उनके पास जाएगी, पर जाए और कोई रिप्लाई दे तो चाहता हूं मैं कि आप मुझे रिप्लाई दे। अगर आपने रिप्लाई दिया और छेड़ा मेरे को तो मैं आपकी पूरी पोलें खोल दूंगा, ये बात ध्यान रखना, मैं हकीकत बता रहा हूं, हर पोल खोल दूंगा आपकी। और मैं इन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि सीधी बात तो ये है, ये सब करके बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं, सब बच्चों का समय। अरे तुम नीट से 2-3 महीने पहले ही तुमको ये सब याद आता है कि फिजिक्स वाला इतने करोड़ की कंपनी बन गई, ये बन गई, वो बन गई। आज से कुछ समय पहले कुछ टीचर फिजिक्स वाला को छोड़ के गए थे, वो भी 2 महीने पहले छोड़ गए। अरे जब बच्चों का प्राइम टाइम है तब तो मत करो ये, जब नीट का एग्जाम हो जाए आराम से, फिर 2 महीने गैप रहता है, बच्चे सोचते हैं कि तैयारी करनी है नहीं करनी है, तब करो तुम कोचिंग को एक्सपोज, तब लाओ कोचिंग के खिलाफ प्रूफ। नहीं, उनको पता है कि व्यूज तो अभी ही आएंगे, ये प्राइम टाइम है, बच्चा परेशान है, उसको कुछ ना कुछ टाइम निकालने के लिए चीज देखनी है, तो बच्चा तो अभी ही देखेगा। अरे तुम उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, ये सब बता के मत करो, ये सब कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर छेड़ रहे हो तो करो यार, तुमको कौन रोक सकता है, तुम इतने बड़े यूट्यूबर हो, हम तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं, 1/10 भी नहीं हुए उनका। अपन अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है। एक यूट्यूब विथ बोथ एंड ओपन टू द एटमोस्फियर इज अ पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। एक ये यूट्यूब है जो पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, ऑयल इमिसेबल विथ वाटर इज poured into one side until it stand at a distance of 10 mm above the water level on the other side, meanwhile the water rise by 65 mm from the origin level. The density of oil is, क्या है, एक यू आकार की यूट्यूब जिसके दोनों छोर वायुमंडल के साथ खुले हैं, आंशिक रूप से पानी से भरी हुई है, पानी के साथ न मिल सकने वाला तेल एक तरफ डाला जाता है जब तक कि वह दूसरी तरफ पानी के स्तर से 10 सेंटीमीटर ऊपर ना पहुंच जाए। इस बीच पानी अपने मूल स्तर से 65 mm ऊपर उठ जाता है। तेल का घनत्व क्या होगा? देखिए भाई क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर ले, क्या कर लेते भाई, जूम कर लेते थोड़ा, आओ देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ऐसी एक ट्यूब है जिसके अंदर यहां तो ऑयल भर रखा है, वो कब तक भरा जाता है, जब तक कि वो वाटर से 10 mm ऊपर ना आ जाए, 10 mm लिखा हुआ है, ठीक है, और ये भरा हुआ है पानी। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए अपन को इक्वेशन प्रेशर की अलग अलग बनानी पड़ेगी और इनको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अपन क्या ये कर सकते हैं, नया पेज खोल लेते, ये सब माथा फोड़ी हटा के, क्या अपन ये कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ना दोस्त, तुमको क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं वो देखो, एक बार मैं समय देता हूं तुमको 1 मिनट का, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया, क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए, हिंदी वाले हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िए, क्या ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया या नहीं, ये देखिए सबसे पहले। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर आपको नीट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या है देखना, पहले अपने पास एक यू शेप की ट्यूब थी, ठीक है, इसके अंदर पहले अपन ने वाटर भर रखा था ऐसा, पहले अपन ने वाटर भर रखा था ऐसा, ठीक है। अब ये बोल रखा है कि ये वाटर जो था वो ऐसा कुछ भर रखा था, फिर इसमें अपन ने एक साइड से ऑयल डाला, तो ऑयल तब तक डाला कि वो ऐसा कुछ हो गया, कैसा वो देखना, ऑयल डाला तो वो ऐसा हो गया कुछ, कि यहां पर अपन ने ऑयल डाल दिया, ठीक है, यहां पर ऑयल डाल दिया, ये ऑयल इसको 65 सेंटीमीटर इस साइड खिसका देता है, क्या बोला, 65 सेंटीमीटर इस साइड खिसका देता है, मतलब ऐसा कुछ 65 सेंटीमीटर ये जो वाटर है वो और खिसक गया, तो 65 तो खिसका वो हो गया 65 सेंटीमीटर, सॉरी 65 mm, और 65 यहां पहले से जो था वो हो गया 65, और यहां तक तो अपना बात जो है वो सेम है, इसका तो कोई मतलब है नहीं। और ये जो ऑयल है वो इस वाटर से
इस वाटर से ऊंचा है, कितना ऊंचा है 10 mm, 10 mm, ठीक है। तो अपन इस साइड का जो फ्लूइड है उसका प्रेशर और इस साइड फ्लूइड है उन दोनों के प्रेशर को बराबर कर देंगे। तो क्या करेंगे, P लेफ्ट इक्वल्स टू P राइट, ठीक है, P लेफ्ट इंटू P राइट। तो अब इसके कारण कितना, तो देखो दोनों की हाइट निकालते हैं, इसकी इस पोल की टोटल हाइट कितनी है, तो 65 तो ये और 10 ये, तो क्या मैं इसको 140 mm लिख दूं, यस सर लिख दो। अब मैं इसकी हाइट निकालता हूं, वाटर कॉलम की हाइट कितनी है, तो 65 और 65 क्या 130 mm होगी, यस सर 130 mm होगी। तो मैं लिखता हूं P नॉट, ठीक है, प्लस P नॉट क्या एटमोस्फियरिक प्रेशर, P नॉट प्लस रो किसका, ऑयल का, रो G और H कितना है 140 mm, 140 इंटू 10⁻³ लिख देता हूं मैं, ठीक है, इक्वल्स टू, अब P नॉट दोनों के लिए सेम ही रहेगा एटमोस्फियरिक प्रेशर, तो उसके बाद रो किसका वाटर का इंटू G इंटू कितना लिख दूं मैं 130 इंटू 10⁻³ कैसे लिखी इक्वेशन समझ में आ गई, यस सर। क्या P नॉट से P नॉट काट दो सर, तो क्या मैं G से G को भी काट दो सर, क्या मैं 10⁻³ से 10⁻³ को भी काट दो सर। तो क्या रो ऑयल इंटू 140 इक्वल्स टू क्या रो वाटर इंटू 130 हो जाएगा, यस सर। अपन को क्या निकालना है, रो ऑयल निकालना है, क्या रो ऑयल इक्वल्स टू 130 अपन 140 इंटू रो वाटर कितना होता है सर 1000 होता है, क्या मैं इसको काटू तो 925 आ जाएगा, क्या मेरे को याद है आंसर, मैंने बहुत बार ये सवाल कर रखा था, 925 ऑप्शन में है क्या, 928 के आसपास दे रखा, हाँ वो एक ही बात है, ठीक है, वहां उन्होंने 9.8 वगैरह कुछ हुआ होगा। बाकी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या तुमको समझ में आया, यस सर। अगला सवाल देखते हैं। अरे यार ये माथा पोड़ी बीच में कहां फंस गई, इसको हटाओ। अब देखते हैं अपन रेप्लिका क्वेश्चन नंबर 1। प्रेशर एट डेप्थ ऑफ 10 मीटर इन लेक, झील में 10 मीटर गहराई पर दबाव कितना होगा, तो बहुत आसान है, कितना होगा P इक्वल्स टू P नॉट कितना है 10⁵ प्लस रो कितना है 1000 इंटू G कितना है 10 और H कितना है 5, कितना नहीं 10 है, H भी 10 है, तो ये कितना आ गया 10⁵ और 10⁵ दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁵। तो पहला क्वेश्चन तो अपना बहुत आसान सा होता है, वही अपन ने किया। दूसरा देखना, ए यू ट्यूब कंटेन मरकरी इफ 13.6 सेंटीमीटर वाटर इज poured in one limb raised in mercury level in another limb will be, मतलब एक यूट्यूब में पारा होता है, यदि एक हिस्से को 13.6 सेंटीमीटर पानी डाला जाता है तो दूसरे हिस्से में पारे का स्तर कितना बढ़ेगा। अब एक हिस्से में कितना डाला अपन ने 13.6 सेंटीमीटर, तो वो 13.6 दो बार वाटर की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां तक तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब ये 13.6 प्लस 13.6 ये क्या हो गया वाटर की हाइट, तो इसकी हाइट जो है वो कितनी होगी यही पूछा है। तो क्या सॉल्व कर सकता है, कर सकते हैं, सेम वही कंसेप्ट लगाना है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी मैं तुमको सॉल्यूशन यहां लिख रखा है, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बता देता हूं। ये सेम क्वेश्चन है। घनत्व रो वाला तरल पदार्थ एक यू आकार की नली में भरा जाता है जिसकी शाखाएं लंबवत है। यदि इसे क्षैतिज रूप से त्वरण के साथ त्वरित किया जाए शाखाओं में तरल के स्तर में ऊंचाई का अंतर होगा। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फिल्ड विद यू ट्यूब, दोज लिम्ब आर वर्टिकल if the accelerated horizontally with acceleration a difference in height of two limb। तो कुछ नहीं है, वही सवाल है। यहां पर अपन को स्यूडो फोर्स का यूज करना पड़ेगा। जहां अपन जी लेते थे उसकी जगह क्या लेंगे, जी इफेक्टिव लेंगे, और वही वो प्रेशर को बैलेंस करना होगा, और जी इफेक्टिव कितना होगा, जी प्लस ए होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे लिए होमवर्क है आज की क्लास का, इसको सॉल्व करिएगा। बाकी सॉल्यूशन हमने दे रखा है, पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इतना ही था दोस्त। अपन जो मेन चीजें थी, फ्लूइड मैकेनिक्स में ज्यादा उलझोगे तो फंसोगे, मैं ये कह रहा हूं तुमको। जितनी आसान चीजें कर सकते थे अपन, बर्नौली इक्वेशन, प्रेशर को साथ करना, एवी वाला कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, उनको अपन पढ़ चुके हैं, और इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब बहुत मुश्किल है तो वो नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। और उसके लिए तुमको डिटेल पढ़नी जरूरी है फ्लूइड मैकेनिक्स की। मैं खुद मेरी बात बता रहा हूं, मैं भी फ्लूइड और सॉलिड वाले जो चैप्टर उनको ऊपर से पढ़ के गया था। तो कर सकते हो तुम भी ये ट्राई। बाकी अब अपन जो अपना अगला टॉपिक है एसएचएम का, उसकी एनर्जी, टाइम पीरियड, उन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपन एसएचएम स्टार्ट करते हैं अब। चलिए मित्रों, तो अपना जो अगला टॉपिक है उसको अपन पढ़ना शुरू करते हैं, और वो है एसएचएम के अंदर टाइम पीरियड निकालना सीखना। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एसएचएम जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बोरिंग सा चैप्टर है। एसएचएम वेव, देखो ये पूरा लेक्चर ही आपको बोरिंग लग सकता है, क्योंकि एसएचएम वेव, सॉलिड, फ्लूइड, ये बोरिंग चैप्टर, पर एक एक क्वेश्चन इनसे आता जरूर है। तो अपन उसको कवर करने की ट्राई करेंगे, जो टाइम पीरियड है उसको निकालने का ट्राई करेंगे। देखो मेनली अपन को सिंपल पेंडुलम जो है वो पढ़ना है, बट उससे पहले थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं एसएचएम होता क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो किसी कण की
एक मीन पोजीशन को मानकर इधर उधर जो उर्ध उर्ध गति होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एसएचएम बोलते हैं। अब इसके टाइम पीरियड को निकालने के लिए कुछ चीजें होती है, देखना। जैसे कि एक पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया तो वो किसी, ये मीन पोजीशन है उसकी, वहां से चलना शुरू किया तो एक आयाम तक जाएगा पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर वापस वहीं आ जाएगा। और इसको मैं क्या बोलता हूं, आयाम ए, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, तो एक तो पॉजिटिव ए में जाएगा, माइनस ए में। मीन पोजीशन से चलना शुरू किया, यहां तक गया, यहां आया, फिर यहां आएगा, फिर यहां आया और वापस बीच में आ गया। इसी को अपन क्या कहते हैं, एसएचएम। तो यहां से लेकर यहां तक आने में इसको जितना टाइम लगता है टोटल, उसको मैं कैपिटल टी या टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल या फिर टाइम पीरियड इन एसएचएम, इसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं भाई हिंदी में। आवर्तकाल, आवर्तकाल या आवर्तकाल ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड ही याद रखिएगा, मैं तो यही कहूंगा। तो यहां से उसको देखना, यहां से घूमकर इसको यहां आने में टी समय लगा। तो सर इसके अंदर क्या मुझे चार पार्ट दिख रहे हैं। पहला पार्ट ये, कलर बदल ले, क्या कलर बदल लेते। पहला पार्ट ये, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। दूसरे पार्ट को और दूसरे कलर से बनाओ सर, ऑरेंज कलर से। दूसरे पार्ट को मैंने ऑरेंज कलर से बना दिया। क्या दूसरा पार्ट ये है मेरा, यस सर। तीसरे को मैं ब्लू से बना देता हूं। क्या मेरा तीसरा पार्ट ये है, यस सर। और चौथा पार्ट जो है वो अपन पिंक कलर से बना देते हैं, ये देखो पिंक कलर। चौथा पार्ट ये है। तो 4 पार्ट में इसकी मोशन हो रही है, तो टोटल टाइम टी लग रहा है। तो T1 कितना होगा सर, T1 कितना होगा, T/4 हो जाएगा क्या, यस सर। क्या T/4 हो जाएगा, क्या T2 भी, क्या T2 भी T/4 होगा, क्या T3 भी T/4 होगा, क्या T4 भी T/4 होगा। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर इसको A तक आने में T/4 समय लगा तो इसको A/2 आने में कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे सर T/8, तो नहीं, गलत है। इसको अपन फेज एंगल वाला जो कंसेप्ट है उससे निकालते हैं, जो बेसिक्स है इसको अपन डिस्कस करेंगे। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, अपन जो अपना मेन टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। बट आपकी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया कि ये चीज आपको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए कि एसएचएम में अगर ए तक जाने में, 0 से ए तक जाने में अगर T/4 टाइम लग रहा है, अरे यार क्या खुल गया ये, T/4 टाइम लग रहा है, ठीक है, T/4, तो उसको A/2 तक आने में कितना टाइम लगेगा। तुम्हारा प्रेडिक्शन होगा सर T/8। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये बात ध्यान रखना। मैं बता देता हूं T/12 टाइम लगता है, मैं आपको याद ही करवा देता हूं किसमें कितना टाइम लगता है वो, ठीक है। बाकी ये फेज एंगल से निकाला जाता है। इस तरीके की एसएचएम अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो यहां तक जाने में, तो इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा सर, T/4 टाइम लगा। तो A/2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो ये जो टाइम रहेगा वो तो कितना रहेगा, T/12 कुछ रहता है, और ये जो रहता है वो T/6 कुछ रहता है, और टोटल इन दोनों का टोटल T/4 आता है, ऐसा कुछ रहता है। फिर ये भी वापस T/6 रहता है और ये वापस T/12 रहता है, और इन दोनों का जो नेट रहता है वो T/4 आता है, ऐसा कुछ रहता है। एंगल अलग अलग एंगल के लिए। वही जब अपन बात करते हैं कि A/√2 तक आने में कितना समय लगा, ये 0 है, ये A है, तो A/√2 तक आने में कितना समय लगा, तो उसके लिए शायद T/8 ऐसा कुछ रहता है। तुम देख लेना, मैं तुमको याद दिलवाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी तुमको कहीं भी मिल जाएगा, अपन तो अपना सिंपल पेंडुलम और ये पढ़ते हैं। तो T का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान रखिएगा। T इक्वल्स टू क्या होता है, 2π√m/k। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्या होता है 2π√m/k। तो ये तो सिंपल पेंडुलम मेन अपना टॉपिक है जिसको पढ़ना है, ये सब बेसिक है, इसके बारे में अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, समय बहुत कम है अपने पास। सिंपल पेंडुलम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे मैंने बोला था सॉलिड में यंग मॉड्यूलस को पढ़ लो, वैसे मैं बोलूंगा एसएचएम में सिंपल पेंडुलम को पढ़ के जाना। इसके लिए क्या होता है, टी का फॉर्मूला, टी का फॉर्मूला होता है 2π1/√g इफेक्टिव। पेंडुलम क्या होता है वो तो जानते ही हो तुम। एक पेंडुलम को यहाँ लटका, थीटा डिग्री से अपन ने डेविएट किया, फिर वो ऐसे 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 घूमता रहेगा। आइडियल कंडीशन में तो वो पेंडुलम घूमता ही रहेगा, बट नॉर्मली क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस के कारण एक समय बाद वो रुक जाता है। तो उसके लिए अपन को टाइम पीरियड का फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। दूसरा देखना, एसएचएम ऑफ अ बॉडी इन टनल अलोंग एनी कॉर्ड, ठीक है। तो नॉट इंपॉर्टेंट बट देख लेते हैं। अलोंग डायमीटर ऑफ अर्थ, एसएचएम अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि अपन ने पास ये धरती थी, बीच में एक टनल गुफा खोद दी, तो अगर इसमें मैंने एक पार्टिकल को डाल दिया तो क्या होगा। तो बहुत सारी रील तुमने देखी होंगी, ये ऐसे ऐसे एसएचएम करता रहेगा। नॉट इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। अपन तो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं कि एसएचएम से क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। फिर वही तरीका अपना रहेगा, पीवाईक्यू कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन शॉर्ट नोट्स तो अपन ने पढ़ी रखे। रेप्लिका क्वेश्चन 1 2 3 4 5 को करेंगे, ठीक है, जिसमें शॉर्ट नोट्स में देख लेते कुछ काम की चीज मिले तो थोड़ा और जूम कर लूं ताकि शॉर्ट नोट्स तुमको अच्छे से दिख जाए। चलिए सर, क्या है शॉर्ट नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम 2π√1/g इफेक्टिव, ये तो बात अपन जानते हैं। इंडिपेंडेंस, द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट टू मास
एंड एम्पलीट्यूड। तो ध्यान रखना पेंडुलम का जो टाइम पीरियड रहता है वो एम्पलीट्यूड और मास पर डिपेंड नहीं करता है। एक नई बात अपन को पीवाईक्यू राइज से देखने को मिली। उसके बाद लेंथ का क्या रिलेशन रहता है, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट लेंथ होता है। ये बात भी अपन को सीखने को मिली। इफेक्टिव ग्रेविटी इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम क्या होती है, जी इफेक्टिव अपन निकालना जानते ही है, ठीक है। तो ये चीज अपन को सीखने को मिली। अपन ने क्या पढ़ा था, T इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई रूट L बाय जी। ये बात ध्यान रखना, 1 बाई जी नहीं है, सॉरी वो मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। L बाई जी, ये L है, L क्या है लेंथ। तो सिंपल पेंडुलम को क्या मैं एक स्लाइड में कंक्लूड करने की कोशिश करूं, उसके बाद अपन पढ़े तो बढ़िया रहेगा, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। क्या है सिंपल पेंडुलम, अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सर 2 पाई रूट L बाय जी, ठीक है सर। उसके बाद जो टाइम पीरियड रहता है वो इस पेंडुलम में जो यहां मास लटका रहता है क्या उस पर डिपेंड करता है, तो टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। किस पे डिपेंड करेगा सर, वो डिपेंड दो चीजों पे करता है। किस चीज, दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला लेंथ पर और दूसरा जी पर। लेंथ की बात करें तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ रूट L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी के। अब ये जी की जगह अपन हमेशा जी इफेक्टिव लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम की बात आई कि कोई एक्सेलरेट कर रहा है तो जी की जगह अपन रिप्लेस कर देंगे किससे, जी इफेक्टिव से। जी इफेक्टिव दो हो सकते हैं, जी प्लस ए और जी माइनस ए। तो ये सिंपल पेंडुलम को अपन ने एक स्लाइड में समझाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं क्वेश्चन अपना, जो कि क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है दोस्त, पीवाईक्यू है। क्या है पीवाईक्यू, पढ़ते हैं। कलर कोई अच्छा ले, ग्रीन ले लेते, बहुत समय हो गया ग्रीन से पढ़े हुए। देखना, इफ द मास ऑफ बॉडी, ठीक है, इन ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड टू 3, ठीक है, 3 टाइम्स इन इट्स ओरिजिनल पेंडुलम मास and its length is made half of its original length, then the time period of oscillation times is original period, the value of x is, मतलब ये बोला यदि एक सरल लोलक में गोले का द्रव्यमान इसके मूल लोलक द्रव्यमान से 3 गुना कर दिया, तो मैंने बोला पहले मास m था, अब m डैश जो है वो 3m के बराबर कर दिया, बढ़ा दिया जाता है, और इसकी जो लंबाई है वो उसकी मूल लंबाई का आधा कर दी, यानी कि l डैश जो है वो l बाय 2 कर दिया। तो दोलन की अवधि इसकी मूल अवधि का 1/x, मतलब t डैश जो है वो t का कितना हो गया, 1/√x टाइम ऑफ t हो गया। तो ये x की वैल्यू कितनी रहेगी वो अपन को निकालना है। तो कुछ नहीं है, नया t कैसे आएगा, तो t क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/G। क्या वो मास पे डिपेंड करता है, नहीं करता। तो क्या मास का कोई मतलब है, नहीं है, किस पे डिपेंड करता है, केवल लेंथ पे। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यस सर। तो मैंने क्या किया, लेंथ को आधा कर दिया। क्या मैंने इसको आधा कर दिया था, यस सर। तो जो t है वो कितना हो जाएगा, 1/√2 टाइम हो जाएगा। t डैश जो है वो कितना हो जाएगा, 1/√2 टाइम हो जाएगा। तो इसने बोला 1/√x टाइम हो गया है, तो इस x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, x की वैल्यू हो जाएगी √2। क्या बात क्लियर है सर, क्या बात क्लियर है, यस सर। सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दिस। अब टाइम जो है वो इसका √2 टाइम हो गया। अब यही वो बोला है कि x कितना हो जाएगा, तो ये वही आंसर है, ठीक है, देख लेना तुम, अगर थोड़ी सी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। बाकी कैसे सॉल्व करते हो मैंने बता दी। अब ये अपन देखते हैं रेप्लिका क्वेश्चन नंबर 1। टू डबल द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इट्स लेंथ मस्ट बी इंक्रीज बाय, लेंथ को कितना करना पड़ेगा, 4 गुना, क्योंकि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। अगर इसको आप डबल करना चाहते हैं तो इसको आपको कितना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है। पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड t ऑन अर्थ, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑन अ प्लेनेट वेयर बोथ मास एंड रेडियस आर डबल्ड टू अर्थ। अरे सर आसान सा सवाल है। अरे गधे, मैं दिखा रहा हूं तेरे को। ये अर्थ है, ये कोई प्लेनेट x है, यहां इसका टाइम पीरियड t था, यहां t डैश, तो इन दोनों के बीच में अपन को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है सर, समझ गए। अब यहां इसका जो अर्थ का मास था वो m था और रेडियस r थी। यहां जो मास है वो कितना है, 2m है, और रेडियस कितनी है, 2r है। तो अब कैसे निकालेंगे, अरे सर t जो होता है वो तो केवल दो चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ और किस पे डिपेंड करता है, g पे। तो सर ना तो लेंथ चेंज हो रही है ना g चेंज हो रहा है, यहां तो केवल मास चेंज और लेंथ चेंज, सॉरी मास और रेडियस चेंज हो रही है। इस पे तो t डिपेंड ही नहीं करता, मतलब सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर है नहीं दोस्त, बिल्कुल गलत हो तुम, ऐसी गलती मत करना। देखना मैंने क्या बोला था वो समझना। अगर ये अपना कोई पेंडुलम है, इससे कोई मास लटका हुआ है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो इस मास पर डिपेंड नहीं करता है, बट क्या ये टाइम पीरियड ग्रह जो है, ग्रह
उसके मास पर डिपेंड करता है? यस सर करता है। कैसे करता है? क्योंकि सर हम जानते हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल ओपन जी। क्या टी जी पे डिपेंड करता है? यस सर। क्या ये जो जी है वो ग्रह के मास और रेडियस पे डिपेंड करता है? यस सर। कैसे डिपेंड करता है? हम जानते हैं सर जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ओपन आर स्क्वायर। क्या ये जो जी है वो ग्रह के मास और रेडियस पे डिपेंड करता है? यस सर करता है। तो मैंने बोला इसको मैंने 2 गुना कर दिया, इसको भी 2 गुना दिए, 4 गुना हो जाएगा। तो जो जी डैश है नया, क्या वो जी ओपन रूट 2 के बराबर आ जाएगा? क्या वो जी ओपन क्या वो जी ओपन 2 के बराबर आ जाएगा? क्या वो जी ओपन 2 के बराबर हो जाएगा? इसको मैंने 4 गुना कर दिया, इसको 2 गुना, तो 2 से 2 तो कट गया, तो नीचे 2 बच जाएगा। मतलब नया जो जी है वो क्या इसका 2 गुना आ जाएगा। मतलब हमने बोला कि जी जो है वो 1/2 टाइम्स हो जाएगा। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई। तो सर टी इक्वल्स टू क्या होता है? रूट एल ओपन जी। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल ओपन जी। लेंथ तो क्या है? सेम है, बट जी कितना हो गया? जी हो गया सर आधा। अगर जी आधा हो गया तो क्या टाइम पीरियड जो है वो जो नया टाइम पीरियड है टी डैश, जो नया टाइम पीरियड है टी डैश, क्या वो रूट 2 टाइम हो जाएगा टी के? क्या वो रूट 2 टी टाइम हो जाएगा टी के? यस सर। तो क्या रूट 2 टी ऑप्शन में है? यस सर। तो बी ऑप्शन अपना सही होगा। तो ऐसा घुमाकर क्वेश्चन दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना आना चाहिए। अगला सवाल देखिए मित्र, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने पेश है। अगला सवाल रेप्लिका लेवल 3। लंबाई एल का एक सरल लोलक एक कार में रखा गया है जो क्षैतिज रूप से ए त्वरण के साथ तेज चल रही है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? अब तक अपन पेंडुलम में क्या पढ़ रहे थे सर? अब तक अपन नॉर्मल पेंडुलम पढ़ रहे थे, बट अब क्या बोला? एक कार है, ये मैंने बना दी सुंदर कार, जो तुम्हारी सपनों की कार है। हर किसी का, हर लड़के का सपना होता है कोई ना कोई कार खरीदने का, मेरा भी है। अब इसके अंदर अपन ने एक लोलक लटका दिया। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं लोलक लटका के देखता हूं क्या होता है। तो नॉर्मली तो इस पे क्या लगता है? जी। बट जब ये कार जो है अगर वो ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है तो क्या इस पर जी लगेगा या जी इफेक्टिव लगेगा? अब सर हम जो पहले टी का फॉर्मूला था वो था 2 पाई रूट एल बाई जी, बट अब हम इस जी को क्या लिखेंगे? जी इफेक्टिव लिखेंगे। तो क्या मैं जी इफेक्टिव निकाल सकता हूं? यस सर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं समझना। ये लोलक है, जी लग रहा है नीचे और ए के कारण कोई ना कोई सूडो फोर्स लगेगा। वो कितने डिग्री पर लगेगा सूडो फोर्स? ये एक्सेलरेशन जो है वो 90 डिग्री पर। तो क्या जी इफेक्टिव रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा क्या? यस सर। तो जो नया टाइम पीरियड है वो क्या आ जाएगा? 2 पाई रूट एल ओपन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या ऐसा आ जाएगा? क्या ऐसा ऑप्शन में है? 2 पाई रूट एल ओपन रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो बहुत आसान सा सवाल था, बट जी इफेक्टिव अपन को निकालना आना चाहिए था। अगले सवाल की ओर बढ़ते। क्या है अगला सवाल? क्या है सवाल पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रखा है, ए पेंडुलम बीओबी इज फील्ड विथ वाटर एंड हैज ए स्मॉल होल एट द बॉटम, द वाटर लीक स्लोली, द टाइम पीरियड। देखना बहुत बेहतरीन सवाल है, कैसे करेंगे समझना। ये अपना था पहले पेंडुलम, ठीक है। अब बोला है कि ये जो गोला है इसके अंदर पहले हमने पूरा वाटर भर रखा है, ठीक है। पहले क्या भर रखा है? पूरा वाटर भर रखा है। पहले हमने पूरा वाटर भर रखा है, फिर हमने यहां क्या बना दिया? एक होल बना दिया जिससे पानी नीचे आ रहा है। इनिशियली ये पूरा भरा हुआ है, तो अब इसकी लेंथ क्या होगी? तो इसकी लेंथ अपन अगर एक छोटा सा पॉइंट होता तो अपन सीधा नाप लेते, बट अब हम कहां से नापेंगे? इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वहां से लेकर इसको जहां तक अटैच किया गया है वहां तक अपन मानेंगे L1। ये इसकी लेंथ है अभी। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रूट L के। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि L जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या T भी बढ़ेगा? यस सर। तो अभी लेंथ ये है। अब देखना, अब कुछ समय बाद क्या होगा? अरे सर कुछ समय बाद ये होगा कि ये जो पानी है वो खाली होगा, थोड़ा सा बचेगा। तो सुनना मेरी बात, पहले इतना भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, तो पूरा भरा हुआ था तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां था? बीच में था। बट अब आधे से ज्यादा खाली हो गया, केवल पानी नीचे है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास भी इस पानी के बीच में कहीं होगा? यस सर। तो क्या सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हुआ? यस सर। तो क्या ये जो L2 है, नई लेंथ आई, इफेक्टिव लेंथ, क्या वो L1 से ज्यादा होगी? यस सर। तो क्या T2 जो है क्या वो भी T1 से ज्यादा होगा? यस सर। क्या किया? पहले पूरा भरा हुआ था तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच था, तो अपन को सेंटर ऑफ मास से यहां की लेंथ नापनी है, तो वो लेंथ L1 थी और टाइम पीरियड क्या था? T1 था। अब क्या बोला? पानी लीक कर रहा है। जब पानी लीक कर रहा है तो नीचे तक खाली रह गया, बाकी आधे से ज्यादा खाली हो गया, तो सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा सा पहले यहां था वहां से इधर खिसक गया। जैसे ही सेंटर ऑफ मास की था L जो थी लेंथ वो भी बढ़कर L2 हो गई। L2 इज मोर देन L1। अगर लेंथ बढ़ गई तो क्या टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा? यस सर। अब मजेदार केस देखना मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे मित्रों। अब क्या होगा? एक समय पर तो ये पूरा के पूरा ही सर खाली हो जाएगा। तो क्या पूरा जब खाली हो जाएगा, जब कंप्लीट ब्लैंक
जब पूरा खाली हो जाएगा तब क्या वापस इसका सेंटर ऑफ मास जो नीचे गया था वो दौड़कर वापस ऊपर आ जाएगा। देखो पहले भरा हुआ था तो सेंटर ऑफ मास इस खाली डब्बे के कारण भी था, पानी के कारण भी था, फिर पानी नीचे गया, पानी आधा खत्म हो गया, केवल सेंटर ऑफ मास नीचे रह गया क्योंकि इस पानी का वजन ज्यादा है तो इसके कारण। अब बोला कि पानी तो है ही नहीं, अब क्या बोला, अब तो पानी है ही नहीं। अगर अब पानी नहीं है तो क्या सेंटर ऑफ मास वापस अपनी पोजीशन पर बीचों बीच आ जाएगा, यानी कि जो वापस लेंथ है L3 क्या वो वापस क्या हो गई, कम हो गई। तो मतलब मैंने ये बोला कि L3 इज लेस देन L2, तो L3 कम हो गया, क्या T3 इज आल्सो लेस देन T2? यस सर। तो समझना पहले पूरा भरा हुआ था, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच था, फिर जैसे जैसे पानी नीचे जाता गया, सेंटर ऑफ मास नीचे जाता गया, लेंथ बढ़ती गई, फिर एक समय बाद जब पानी पूरा निकल गया वापस सेंटर ऑफ मास बीच में आ गया तो लेंथ कितनी हो गई, L3 हो गई। अब समझना पहले लेंथ L1 से L2 तक बढ़ी तो क्या यहां से यहां जाने पर टाइम पीरियड भी बढ़ा? यस सर बढ़ा। फिर क्या हुआ, लेंथ वापस क्या हो गई, लेंथ क्या हो गई सर, कम हो गई। क्या टाइम पीरियड भी कम हुआ? यस सर कम हो गया। यानी कि हम बोलेंगे टी इनिशियली तो इंक्रीज होगा, बाद में डिक्रीज होगा, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज टू ओरिजिनल वैल्यू। क्यों ओरिजिनल वैल्यू तक आ गया? क्योंकि वापस जो सेंटर ऑफ मास था वो अपना वहीं आ गया। क्या तुमको चीजें समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फॉर SHM इन सिंपल पेंडुलम द एप्रोक्सीमेशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा इज वैलिड ओनली व्हेन, कब वैलिड होता है? ये अपन डेरिवेशन से देखते हैं, ये तब वैलिड होता है जब थीटा इज वेरी स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियस। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, ध्यान रखिएगा। अब अपन ने 5 और रेप्लिका क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब कुछ PYQ है आपके सामने। जब एक नगण्य द्रव्यमान वाली डोरी से लटके हुए द्रव्यमान M को दोलन अवधि T और इसके साथ एक और द्रव्यमान M भी लटकाया जाए तो दोलन की अवधि का क्या होगा? तो सेम रहेगी दोस्त। नहीं, क्या बोला, जब एक नगण्य द्रव्यमान वाली डोरी से लटके हुए द्रव्यमान M की दोलन अवधि T है, यदि इसके साथ एक और द्रव्यमान M भी लटका दिया जाए तो दोलन की अवधि क्या होगी? क्या बोला था? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास M सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग नेग्लिजिबल मास is a T. If along with its another mass M is suspended, the period of oscillation will be now same ही रहेगा। ये ऑप्शन गलत दे रखा है, डी। आंसर ए आएगा क्योंकि मास पर जो है वो डिपेंड नहीं करती है। क्या सॉल्यूशन दे रखा है? T इक्वल्स टू 2π√m/k। यहां सिंपल पेंडुलम की बात नहीं की है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास M सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग। अच्छा, यहां पर पेंडुलम की बात की ही नहीं है, वो केवल पेंडुलम के केस में, यहां पर नॉर्मल मास की बात की है। तो नॉर्मल मास के केस में तो सर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? नॉर्मल मास के केस में तो जो टी रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? 2π√m/k। ये रियल फॉर्मूला है, ठीक है, नॉर्मल मास वाले केसेस के लिए। तो उसमें तो जो टी है वो m पर डिपेंड करता है, √m के बराबर। तो m को इन्होंने क्या बोल दिया? 2 गुना कर दिया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स हो जाएगा। यस सर। तो आंसर बिल्कुल सही रखा है। अपन ने सिली मिस्टेक कर दी दोस्त। क्या सिली मिस्टेक की? मैंने इसको भी क्या मान लिया? सिंपल पेंडुलम मान लिया। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है अपना वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो क्या बात समझे यहां से? समझना, एक है नॉर्मल केस और दूसरा है पेंडुलम का केस, पांडुरामा, ठीक है। तो नॉर्मल केस में जब M द्रव्यमान को लटकाया जाए और इसको ऑक्सीलेशन करवाया जाए तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2π√m/k। ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जब बात किसकी की जाए? जब बात पेंडुलम की जाए और उससे M मास लटकाया जाए, क्योंकि देखो पेंडुलम जो है वो ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये जो मास है वो ऐसे जम कैसे करेगी? ऐसे ऐसे करेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो क्या है? 2π√L/k, सॉरी √L/g। √L/ कितना हो जाएगा? √L/g हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज, ये टाइम पीरियड जो है वो मास पर डिपेंड करता है, जबकि सिंपल पेंडुलम में मास पर डिपेंड नहीं करता है। इन दोनों बातों को ध्यान रखना। अगला सवाल एक PYQ और है शायद। जब किसी वस्तु का द्रव्यमान M है, स्प्रिंग के निचले जुड़ी होती है, ऊपरी छोर से स्थित होती है, स्प्रिंग का द्रव्यमान नगण्य है, जब M से, वो सेम वही क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसको भी, बाकी सॉल्यूशन हमने दे ही रखा। ये सब तो होमवर्क वाले क्वेश्चन है जो दूसरे PYQ है। हमारा काम है एक PYQ करना और उसके जैसे क्या करना? उसके जैसे और हमको रेप्लिका क्वेश्चन करना, वो हम कर चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। आप जानते हैं हमारी क्लास का सिस्टम, एक PYQ प्लस उसके 5 रेप्लिका क्वेश्चन, वो मैं खुद करूंगा। बाकी जो 2-3 और PYQ रहेंगे वो आपका होमवर्क रहेगा, उनका सॉल्यूशन हमने दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई अननोन चीज नहीं है, जो पढ़ा रखा उसी में से, उसी के आसपास की चीजें होंगी। बाकी SHM को बहुत कम समय में कवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत कंसेप्ट भी है इसके अंदर, बट हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना करें। तो सिंपल पेंडुलम
और नॉर्मल टाइम पीरियड के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं यहाँ एसएचएम में कवर करवा चुका हूं। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएचएम के अंदर है एनर्जी, उसको अपन पढ़ेंगे और जैसे ही ये पढ़ेंगे अपने 11th के जो सारे टॉपिक है वो खत्म हो जाएंगे। तो अब अपन शुरू करते हैं एनर्जी। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं क्लास 11th का अपना अंतिम टॉपिक एनर्जी इन एसएचएम। टॉपिक भले ही अंतिम है बट हमारी एनर्जी जो रहेगी वो अभी भी हाई रहेगी। रात के 2 से 3 बज रहे जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट मैंने कहा था आज पूरी 11th खत्म करूंगा, मतलब करूंगा। आज का दिन का कम से कम ये शायद 7वां लेक्चर है मेरा, 7th लेक्चर। शाम को 4-5 बजे से लगा हुआ हूं, रात की 2-3 बजने वाली है, बीच में केवल एक बार खाना खाया है, केवल तुम लोगों के लिए लगा हुआ हूं। तो बस कुछ नहीं चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, आज अगर 10,000 बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं तो मुझे 10,000 बच्चों के हार्ट चाहिए। केवल मेरे लिए, अपने बड़े भाई के लिए एक हार्ट कमेंट करने का बोल रहा हूं। मैंने बोला था खत्म करवाऊंगा, खत्म करवाई। होली से पहले 11th खत्म करवाऊंगा, 4 लेक्चर बोला था मैंने, 3 लेक्चर में खत्म करवा दूंगा। ये अंतिम टॉपिक अपना क्या, एनर्जी इन एसएचएम। तो प्लीज गाइज, आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लाइव कमेंट में नहीं, लाइव बॉक्स में नहीं, मुझे जो मेन कमेंट सेक्शन होता है उसके अंदर मुझे, आज अगर 10,000 बच्चों ने ये वीडियो देखी है मेरी, तो 10,000 बच्चों के मेरे को हार्ट चाहिए। तो मैं डबल जोश के साथ क्लास 12 पढ़ाऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं एनर्जी। एनर्जी शुरुआत से ही हमारा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, बट अब बात करेंगे हम एनर्जी की, किसमें, एसएचएम में। बट एनर्जी की बात करें मित्र, उससे पहले एसएचएम की कुछ इक्वेशंस को सीख ले, क्या सीख लेते सर। तो एसएचएम के लिए मैं 2 इक्वेशन जो तुम्हें एनर्जी में काम आएंगी वो सिखाऊंगा। पहली मैं सिखाऊंगा किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, एक्स की। तो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। वी इक्वल्स टू क्या होता है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या ये दोनों इक्वेशन आपके लिए क्लियर हैं? दूसरी चीज समझना, ये जो v रहता है उसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का, ये देखो ये तो v का रिलेशन है किसके साथ दोस्त, टाइम के साथ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन याद करना चाहूं तो एक और फॉर्मूला ध्यान रखना, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है वो अपन को याद रहने चाहिए, तीनों फॉर्मूले। एक्सेलरेशन के भी होते ही ऐसे, बट वो भी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी एनर्जी में, तो अपन छोड़ रहे। बाकी मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं कि एक्सेलरेशन के जो इक्वेशन रहती है टाइम के साथ और डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो दोनों ही चीजें आपको याद करनी है। अब पढ़ते हैं अपन क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, क्या हाफ एम वी स्क्वायर होता है? यस सर। तो क्या मैं हाफ एम वी स्क्वायर की जगह, क्या मैं वी की जगह 2 अलग अलग तरीकों से इक्वेशन बना सकता हूं? पहला मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ बना सकता हूं, दूसरा मैं टाइम के साथ बना सकता हूं। तो पहले यहां अपन डिस्प्लेसमेंट वाला देख रहे हैं, यहां अपन टाइम वाला देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ मैंने क्या कर दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे को इस पूरे का ही स्क्वायर करना है, तो ओमेगा की जगह, अरे भाई यार, ओमेगा की जगह क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, और रूट हटकर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एम ओमेगा स्क्वायर को मैं के बराबर लिख रहा हूं, इस पूरे को क्या कर रहा हूं मैं, के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम तुमको पता पड़ गई, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं टाइम के साथ बात कर रहा हूं, तो हाफ एम वी स्क्वायर में वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वहां साइन लिख दिया था मैंने शायद गलती से, कहां गया, हाँ यहां साइन लिख दिया था, इसको कॉस कर देना। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आता है, ठीक है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो वही अगर मैं यहां करूं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी और इसका स्क्वायर करूं तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हाफ के, ये जो एम ओमेगा स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख रहा हूं, के। तो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या ये भी काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्या दोनों ही काइनेटिक एनर्जी आ गई अपने पास? यस सर। अब चलना मेरे साथ, आओ अब देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होती है और कब मिनिमम होती है। तो समझना गाइस, कब मैक्सिमम होती है और कब मिनिमम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं एक्सट्रीम पोजीशन की। तो ऐसे जब मैंने तुमको सिखाया था, ये अगर मीन पोजीशन है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कितना होगा, 0। और ये अगर एम्पलीट्यूड है तो यहां डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कितना होगा, ए के बराबर। तो एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जब पार्टिकल यहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, जब पार्टिकल जब यहां पहुंच जाएगा, एक्स किसके बराबर रहेगा, क्या ए के बराबर रहेगा? प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। पर देखो अगर एसएचएम इस तरीके से चलता है, अगर वो एक्सट्रीम में गया तो एक एक्सट्रीम तो ये हो सकती है, दूसरी एक्सट्रीम ये हो सकती है। तो यहां प्लस ए डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यहां माइनस ए डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। क्या ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट? तो यहां मैंने प्लस माइनस ए लिख दिया। तो अगर मैं यहां ए की जगह, सॉरी एक्स की जगह अगर मैं ए लिख दूं तो
ए प्लस ए लिखूंगा तो भी उसका स्क्वायर ए ही आएगा, माइनस ए लिखूंगा तो भी उसका स्क्वायर ए ही आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या जीरो हो जाएगा? यस सर। तो क्या काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाएगी, मतलब कि एक्सट्रीम पर अपनी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? मिनिमम। अगर मैं बात करूं मीन पोजीशन पर, तो क्या एक्स की वैल्यू मीन पोजीशन पर जीरो हो जाएगी? यस सर। क्या मीन पोजीशन पर एक्स की वैल्यू जीरो होगी? यस सर। अगर एक्स जीरो है तो इसकी जगह मैं अगर जीरो लिख दूं तो क्या हाफ के ए स्क्वायर अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? यस सर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ के स्क्वायर। तो मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी की, तो समझना काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले एक्सट्रीम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? प्लस माइनस ए होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी आएगी? अपनी जीरो आएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? जीरो आएगी, और ये क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी। वही मैं बात करूं मीन पोजीशन की, किसकी बात करूं? मीन पोजीशन की, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी आ जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर, और यही क्या है? यही है सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आ गई? इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कैसा मैं बना के ही बता देता हूं तुमको। ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जैसे कि मान लो ये कोई एसएचएम हो रही है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहां प्लस ए है, यहां माइनस ए है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर मिनिमम थी? यस सर। क्या यहां भी मिनिमम थी? यस सर। मिनिमम कितनी थी? जीरो थी। मिनिमम कितनी थी? जीरो थी। फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, कहां तक बढ़ेगी? मीन पोजीशन पर आकर मैक्सिमम हो जाएगी, मीन पोजीशन तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर वापस कम होगी। तो मीन पोजीशन पर कितनी होगी? मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी? हाफ के ए स्क्वायर होगी। क्या बात समझ में आई? मतलब जब पार्टिकल यहां से यहां आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी यहां मैक्सिमम थी, यहां आने तक काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी कम हुई। फिर जब वो वापस इस साइड जा रहा है, क्या काइनेटिक एनर्जी दोबारा बढ़ेगी? क्योंकि यहां पर कितनी होती है? मैक्सिमम। फिर वापस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अगर मैं इसको एसएचएम में बना के दिखाऊं तुमको, तो ऐसा समझना, ऐसा होगा कुछ। सबसे पहले जब पार्टिकल यहां है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम है, और यहां पर कैसी है? मिनिमम है। तो जब वो यहां से यहां जाएगा, क्या काइनेटिक एनर्जी जो है वो घटेगी? यस सर। फिर वो जब यहां से यहां आएगा, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? यस सर। फिर जब वो यहां से यहां जाएगा, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी दोबारा कम होगी? यस सर। फिर वो जब यहां से यहां जाएगा, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी दोबारा बढ़ेगी? यस सर। तो अपने को दो ही चीजें याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर तो मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होती है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर ओपन टू, सॉरी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स की जगह में क्या लिख सकता हूं? एक्स की जगह में लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक ये फॉर्मूला तो आ गया अपना किसका? डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। वही अपन टाइम की फॉर्म में निकालना चाहे तो एक्स की जगह में ए साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो हाफ के ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब इसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात करता है, तो अपन ने देखा काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। जब मैं एक्स इक्वल्स टू जीरो यानी कि मीन पोजीशन की बात करूं, कौन सी पोजीशन की? मीन पोजीशन की, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी? यस सर। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि एक्स जीरो तो यू भी जीरो। वहीं मैं अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं तो क्या एक्स ए के बराबर हो जाएगा? यस सर। तो क्या यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा? यस सर। तो क्या वो मैक्सिमम होगी? तो क्या अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ये हो गई मीन पोजीशन, ये हो गई अपनी एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए, और ये हो गई माइनस ए। तो यहां पर तो अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या है? मिनिमम है, यानी कि ये मिनिमम है कितनी? जीरो। तो यहां जाने पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और यहां जाने पर भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यहां कितनी आएगी? मैक्सिमम हाफ के ए स्क्वायर, जो कि क्या है? मैक्सिमम है। और यहां पर क्या है? मिनिमम है। और कितनी है मिनिमम? मिनिमम सर जीरो है। अब देखते हैं अपन टोटल एनर्जी। इनका ग्राफ अपन को पहले ही क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी का कुछ ऐसा चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ऐसा चलेगा। अब अपन देखते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है? यस सर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या टोटल एनर्जी क्या हाफ के ए स्क्वायर आ गई? कैसे आया समझना। अपन ने देखा काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वहीं पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैं इसको हाफ के, इस ब्रैकेट को खोल रहा हूं मैं, तो ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसा लिख दूं? यस सर। तो क्या इससे ये कट जाएगा? यस सर। तो टोटल एनर्जी जो है वो कितनी आ जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर। तो क्या टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट एक्स पर डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही है। क्या ये एक्स पर डिपेंड करेगी? क्या ये एक्स पर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। यानी कि एसएचएम में
आप x कभी भी देखो, यहां पर x 0 है, यहां पर x प्लस a है, यहां पर हो सकता है कि a/2 हो जाए। तो x जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है, बट क्या टोटल एनर्जी चेंज होगी? नहीं होगी, वो हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो यही बात अपन को समझनी थी। अब मैं अगर समराइज करने की कोशिश करूं तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम कहां होती है? मैक्सिमम होती है x इक्वल्स टू 0 पर, कितनी होती है? हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, वहीं पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, और ये क्या होती है? x इक्वल्स टू 0 पर u इक्वल्स टू 0 मतलब कि मिनिमम होती है। ये बात अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन देखते हैं आगे, वही चीज है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की कि कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन से पहले मैं एक बार तुमको सब चीजें समराइज कर एक ग्राफ में समझा देता हूं। ये था अपना, क्यों चल क्यों नहीं रहा भाई तू, क्या हो गया तेरे को? अच्छा वहां छू लिया। ये था अपना ग्राफ। ठीक है, ये एसएचएम है, मीन पोजीशन है, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है। तो सुनना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। तीन अलग अलग कलर से बनाऊंगा। काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी होती है सर? मीन पोजीशन पर क्या मैक्सिमम होती है? यस सर। और यहां पर जाने पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये तो क्या था? काइनेटिक एनर्जी। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? पोटेंशियल एनर्जी की। गुलाबी कलर से पोटेंशियल एनर्जी। क्या यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी और यहां पर जाने पर क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई? यस सर। तो ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये मिनिमम यहां कितनी है? ये सब ये के ए स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? टोटल एनर्जी की। तो क्या टोटल एनर्जी तो हमेशा ही सेम रहती है? यस सर। कितनी रहती है? हमेशा ही सेम रहती है। और कितनी रहती है? हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या आ गया अपना? टोटल एनर्जी। क्या बात क्लियर है पूरी? क्या बात क्लियर है? मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम हर एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर के बराबर रहती है। अब चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखना क्या क्वेश्चन है। पीवाई क्यू नीट में आ रखा है। एक वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है जिसकी आवृत्ति n है, उसकी स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति कितनी होगी? मतलब एक वस्तु है जिसकी खुद की आवृत्ति कितनी है? n है। तो स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति कितनी होगी? तो सुनना, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जो है वो x के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आवृत्ति जस्ट डबल हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना। कभी भी एनर्जी में नॉर्मल उसकी आवृत्ति n दे रखी है, तो एनर्जी में हमेशा चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर टोटल एनर्जी हो, आवृत्ति जस्ट डबल हो जाती है। तो 2n इसका आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अपने जो शॉर्ट नोट्स है उसमें लिखा भी होगा ये चीज। कहां गए अपने पीवाईक्यू राइस के शॉर्ट नोट्स? ये रहे। एसएचएम फ्रीक्वेंसी अगर n है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीलरेशन में पोटेंशियल एनर्जी 2 बार मैक्सिमम होती है। क्यों होती है? वो रीजन भी हमारे पीवाईक्यू राइस में लिख रखा है। क्योंकि एक ऑक्सीलेशन में पोटेंशियल एनर्जी 2 बार मैक्सिमम होती है। टोटल एनर्जी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। थोड़ी सी मैंने गलती कर दी थी तो आपको समझा देता हूं। देखो, अगर बोल रखा है एसएचएम में, अगर एसएचएम में फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है? n है। तो समझना, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसमें भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 2 बार काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अगर मैं बात करूं किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी 2 बार मैक्सिमम होती है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी? टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी की कितनी होगी? हमेशा 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। क्यों 0 होगी सर? क्योंकि ये एक भी बार मैक्सिमम नहीं होती है, हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते एक रेप्लिका क्वेश्चन की ओर। If a particle oscillate with a frequency 50 Hz, the frequency with which kinetic energy oscillation 100 हो जाएगा। जस्ट डबल ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। The frequency of total mechanical energy of a particle executing simple harmonic motion in the frequency f is, तो ऑप्शन 0 हो जाएगा। कण के सरल आवर्त गति में कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होती है? 0 होती है। ये अभी मैं क्लियर कर चुका था। नेक्स्ट, एक कण एसएचएम का निष्पादन कर रहा है जिसकी समीकरण 5 sin 100t के अनुसार व्यक्त किया गया है। इसकी संभावित दोलन आवृत्ति कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी पूछा है। क्या निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी? यस सर निकाल सकते हैं, बट ये क्या है? आपका होमवर्क है। होमवर्क है। ठीक है, कैसे निकालेंगे मैं तुमको बता देता हूं। अपन जानते हैं x इक्वल्स टू क्या होता है? x इक्वल्स टू होता है a sin ओमेगा t। ये होता है। अब इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करना। जब तुम कंपैरिजन करोगे तुमको a भी मिल जाएगा, यहां से ओमेगा भी जो है वो मिल जाएगा। ओमेगा इक्वल्स टू कितना होगा? 100 पाई हो जाएगा। तो अब ओमेगा से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये तो तुम जानते ही होंगे। जानते हो या ये भी बताना पड़ेगा? ओमेगा से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये बता ही देते यार तुमको। कैसे निकालते समझना। तो अपना एक रिलेशन होता है क्या? f इक्वल्स टू ओमेगा ओपन
टू पाई, इस रिलेशन के बारे में जानते होंगे। अब अपन ने जब इक्वेशन का कंपैरिजन किया तो ओमेगा कितना आया था अपना, क्या 100 पाई आया था? यस सर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी सर? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 100 पाई ओपन 2 पाई, 100 पाई ओपन 2 पाई। तो क्या फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज आ गई? यस सर, 50 हर्ट्ज जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एम है तो क्या, अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एम है तो पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है क्या वो 2n होती है? यस सर, ये बात जानते हो। तो अगर अपना 50 आया तो आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये इक्वेशन एसएचएम की दी है, यहां से अपन ने ओमेगा निकाला, ओमेगा से एसएचएम की फ्रीक्वेंसी निकाली, और अपन जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी क्या होती है? जस्ट डबल। तो क्या इस तरीके से निकाल देंगे? क्या आसान सवाल था? यस सर। आगे बढ़े क्या? बढ़ते। एक सरल आवर्त गति में संचालन की संभावित ऊर्जा जब कण अपने अंतिम बिंदु से आधे रास्ते पर हो तब कितनी होगी? यह बढ़िया क्वेश्चन है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज, कितनी होगी? समझना। अब देखना क्या था क्वेश्चन, एक बार अपन यही सॉल्व कर ले क्या? नहीं, चलो एक अगला पेज ही ले लेते हैं। अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसने बोला कि जब वो उसकी एक्सट्रीम की आधी कंडीशन पे, मतलब x कितना हो जाएगा? a/2, तब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका इसके साथ रिलेशन करो मैक्सिमम के साथ। तो मैक्सिमम तो कितनी होती है? हाफ के ए स्क्वायर होती है। क्या इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई अपनी? यस सर। अब बोला है कि x इक्वल्स टू a/2 पर कितनी होगी? तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ के x की जगह में a लिख देता हूं तो a स्क्वायर बाय 4। तो क्या मैं इस पूरे को, ये u डैश है, क्या मैं इस पूरे को u लिख दूं? क्या u डैश इक्वल्स टू u/4 आ जाएगा आंसर? यस सर। तो e/4 या u/4 सेम आंसर है। देखो मैं कितनी स्पीड से क्वेश्चन कर रहा हूं और तुम भी मेरे को लगता है कैच कर पा रहे होंगे। अब तो तुम्हें आदत हो गई होगी। सरल आवर्त गति करने वाले कण के लिए अधिकतम संभावित ऊर्जा स्थिति और अधिकतम गतिज ऊर्जा स्थिति के बीच का विस्थापन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन। देखो क्या पूछा है, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, यहां x इक्वल्स टू 0, यहां प्लस है। यहां पर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो जो मैक्सिमम होती है इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या a के बराबर है? क्या प्लस माइनस a ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? प्लस a को आप सही मत करना, क्योंकि वो इस साइड भी हो सकता है, वो इस साइड भी हो सकता है, दोनों साइड संभावना। क्या प्लस माइनस a हो जाएगा? यस सर। तो क्या क्लास 11th खत्म हो चुकी है? थोड़ा सा स्पीड जरूर चलाओ, बट क्लास 11th को क्या कर दिया है दोस्त? क्या क्लास 11th को कंप्लीट कर दिया है? तुम्हारे भाई ने बोला था 3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा क्लास 11th। शुरू किया था यूनिट एंड डायमेंशन से, और 3 लेक्चर में दोस्त एसएचएम वेव पर आकर हमने खत्म किया है। आई होप मैंने टोटल शायद 18 टॉपिक जो है वो पढ़ाए हैं। इनमें से कम 12 टॉपिक से तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आएंगे। यानी कि अगर आपने 3 क्लासों को फॉलो कर लिया तो 12 × 4 लगभग 48 या लगभग 50 नंबर जो है 50 मार्क्स क्या वो कंफर्म हो चुके हैं। अब अपन को 50 से 70 नंबर जो है वो क्या क्लास 12 से कंफर्म करने, क्या क्लास 12 से खत्म करने। तो जैसा कि मैं तुमको पहले बता चुका था कि होली तक अपन ये 3 क्लासें पढ़ेंगे। अब 7 या 8 तारीख से अपन जो है वो क्लास 12 को स्टार्ट कर देंगे। सर इतना गैप क्यों? अरे सर का भी घर परिवार है यार, बहुत समय से ये कर रहे। देखो रात की 3 बजने आई है, फिर भी सर ये लेक्चर रिकॉर्ड करना है, तो अब सर को भी थोड़ा सा छुट्टियों की जरूरत है। आई एम कंप्लीटली टायर्ड एंड एग्जॉस्ट बिकॉज मैं पिछले बहुत लंबे समय से, पिछले 1 मंथ से शायद दिन में 3-3, 4-4 घंटे सोकर मैं अपना जीवन चला रहा हूं। ठीक है, वाई जो ये किताब लॉन्च की है PYQ राइस, उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहा हूं। जो मेरी टीम थी जो मेंटरशिप में काम कर रही थी उसमें से कुछ लोग छोड़ के चले गए, तो उनको मैनेज कर रहा हूं। तुम्हारे लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे दिन भर, तो मैं कंप्लीटली अब थक चुका हूं। मेरा दिमाग जो है उसने काम करना बंद कर दिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर। आई नीड अ ब्रेक, मुझे एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है। इसीलिए अब कुछ समय 6-7 दिन शायद इस चैनल पर तुमको जो पहले से वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है उनको एडिट कर आपको देखने को मिल जाएंगी। बट अपनी ये जो सीरीज है वो यहीं रुकेगी। सीरीज अपन 7 या 8 मार्च से कंटिन्यू करेंगे और 12th पढ़ाएंगे। ये वादा है मेरा कि पढ़ा के पूरा जाऊंगा, 11th 12th दोनों पढ़ा के जाऊंगा। इस बात का वादा पूरा है। ठीक है, तो इस बात से तुम निश्चिंत रहो कि सर पढ़ाएंगे या नहीं। सर बिल्कुल पढ़ाएंगे। जिस जोश के साथ 11th पढ़ाई है उससे डबल जोश के साथ मैं क्लास 12th पढ़ाऊंगा, जस्ट 2x। बस क्या करना है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको एक बार हार्ट जो है वो कमेंट बॉक्स में बना के जाना है। ठीक है,
डबल जोश के साथ 12th पढ़ाऊंगा। 12th जो है वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद ये थर्ड लेक्चर आपके लिए बोरिंग रहा होगा क्योंकि चैप्टर ही सारे बोरिंग है, बट मैंने मेरी पूरी जान लगा दी है सब चीजें समझाने में। ऐसे जब हमको इतनी एनर्जी के शायद कोई नहीं समझा पाएगा तुमको। इस एनर्जी के साथ मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया है, दोनों में क्वेश्चन भी पढ़ाए हैं। ये डबल मेहनत लग जाती है। अगर एक ही मीडियम हो तो आसान रहता है, पर अब दोनों मीडियम के लिए अलग अलग वीडियो बना, उससे बढ़िया कि दोनों को साथ में पढ़ाए। तो जान निकल गई है मेरी तो दोस्त पूरा ये पढ़ाने में, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में मैं पढ़ा पाया हूं। आपसे एक बार दोबारा यही रिक्वेस्ट, अगर आपने PYQ राइज नहीं खरीदी है